गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? हम्म कैसे चल रही हैं आपकी क्लासेस एनवायरनमेंट की? गुड इवनिंग सर। एंजॉय कर रहे गुड हैं? सर। एनवायरनमेंट की क्लासेस आप लोग एंजॉय कर रहे हैं? यस सर। यस सर। समझ में आता है? यस सर। हमने देखी हैं आपकी कुछ क्लासेस। सो आप लोग क्वेश्चंस अगर देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी क्लासेस काफ़ी अच्छी और गहराई से और बहुत समझाने के तरीके से चल रही हैं। साइंटिफिक टेम्परामेंट का पूरा ख्याल रखा जा रहा है और साइंस के पहलुओं को बहुत अच्छे से कवर किया जा रहा है। क्या मैं ठीक हूँ आपके बारे में? यस सर। शायद आपने एनवायरनमेंट इस तरह नहीं पढ़ा होगा कभी। जी सर। सर पहली बार बोल रहे हैं इसलिए हमें भी कंफ्यूजन है थोड़ा बहुत पिछले वाले में। तो जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें तो अंदाज़ा नहीं होगा कि हाँ ये कितना अच्छा है या कितना अच्छा है। जो लोगों ने पहले कभी पढ़ा होगा ना उनको ये ज़रूर पता होगा कि हाँ इसमें गहराई अलग लेवल की है। यस सर। यस सर। उनको थोड़ा अंदाज़ा ज़्यादा सर अच्छे से होगा। पहले जो पढ़ा था ना वो सिर्फ डेफिनेशन वाइज जैसे डीप जैसे मैम बताती है ना वो चीजें नहीं पढ़ी अरे थी। मैं इधर उधर की बात नहीं करूँगा। हमने वाजीराम में क्लासेस करी हैं। मतलब जितना अभी आप लोग को पढ़ाया गया ना इतने में तो उनका एनवायरनमेंट ख़त्म हो जाता है और वो भी इतने टॉपिक नहीं होते हैं। उनका एनवायरनमेंट ख़त्म हो जाता है। मतलब देखो सब जगह की एक ही कहानी है कि 8 महीने हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी पढ़ाते हैं और फिर उसके बाद 2 ढाई महीने में ये सी सेट साइंस टेक एनवायरनमेंट सब खत्म हो जाता है जितने 1 ईयर वाले कोचिंग मॉड्यूल में हैं। और जो 2 ईयर 3 ईयर वाले हैं वो तो बेवकूफ़ बना रहे हैं ज़्यादातर। जितने 2 साल यस 3 साल सर। तैयारी वाले हैं वो सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो टाइम पास कर रहे हैं। बस तरह तरह यस के सर। डिज़ाइन है उनके पास बिजी रखने के। ये ट्रेनिंग चल रही है वो इस तरह की फालतू की चीज़ों में मतलब टाइम पास करते हैं बस। लिटरली हम लोग का भी यूं ही हो गया। 1 साल की तैयारी इसमें चाहिए होती है। जब 1 साल आप ढंग से कर लो तो चीज़ें हो जाती हैं। तो ये आपकी क्लासेस ऐसे ही चलेंगे अभी। और एक्चुअली देखो था ये ना कि मतलब हमारे पास तो टाइम की लिमिटेशंस रहती है कि तो ये था कि हम लोग जल्दी सिलेबस कवर करें। इसलिए आपकी कुछ कुछ क्लासेस लंबी हो सकती हैं, हमेशा नहीं। कुछ कुछ कभी कभी लंबी हो सकती हैं। आप लोग मेंटली रेडी रहिए उन चीज़ों के लिए। और जैसे कभी लगे कि हम थक रहे हैं ज़्यादा कुछ हो रहा है तो बीच में खा पी लीजिए। वैसे भी आपको 8 घंटे लगातार काम करने की आदत होनी चाहिए। अगर आपका गलती से आईपीएस मिल गया किसी को, गलती से नहीं, आप लोग मेधावी हैं तो आपको मिलना भी चाहिए। आपको पता है कि आईपीएस की ट्रेनिंग में एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं एम्बुस। ये कोई जानता है इस वर्ड का क्या मतलब है? नो सर। नो। एम्बुस वर्ड का मतलब किसी ने सुना कभी? नहीं। एक डाकू था, अ, वीरप्पन नाम था। चंदन तस्करी करता था। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इन राज्यों में जहाँ जहाँ भी चंदन होती थी उसकी तस्करी करता था। वहाँ से चंदन भारत से निकालना, पहले तो भारत में चंदन काटना क्राइम है। इसके बावजूद वो चंदन काटता और उसको साउथ ईस्ट एशिया में मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन, ताइवान, हांगकांग, जापान तक बेचता था। उसको पकड़ने के लिए जो पुलिस होती थी ना बहुत लंबे लंबे समय तक एम्बुस करती थी। तो एम्बुस का मतलब ये होता था कि एक ही पोजीशन में इस तरह से रहना कि किसी को हवा तक न लगे कि वहां कोई है। जैसे आर्मी के लोग एम्बुस करते हैं तो 2-2 3-3 दिन तक एक ही पोस्चर में रहते हैं। सुसु आता है कर लेते हैं, पॉटी आता है कर लेते हैं, हिलते नहीं है। हिलेंगे तो ऊपर पता चल जाएगा कि नीचे कोई है, ऊपर से बॉम्ब गिरा सकते हैं दुश्मन देश वाले। यस। यूट्यूब में एक मंक वॉरियर करके एक चैनल है। मंक MONK वॉरियर, कौशल कश्यप ने बनाया है। कौशल कश्यप स्पेशल फोर्स के हिस्सा थे। आप देखेंगे तो 50-55 साल की उम्र में वो हम लोगों से ज़्यादा फिट हैं। और जबकि उनकी उम्र कम से कम 55 साल 58 साल से कम नहीं होगी। तो वो बताते हैं कि एक बार उनके शरीर में 6 सांप एक साथ घुसे थे। 6 स्नेक बॉडी में एक साथ
यूनिफॉर्म के अंदर, और वो अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में पड़े थे। और वो कौन से सांप थे? सब जहरीले, पहाड़ी, छोटे छोटे, ग्रीन कलर वाले, येलो कलर वाले, इस टाइप के। एम्बुश का मतलब हिलना नहीं है। एम्बुश का मतलब है, तो एम्बुश करने का मतलब ये होता है, समझिए, कि चीज़ों को एक पोजीशन में रहना, जहां गन रखी है वहीं रखी रहेगी, हिलना नहीं है। मतलब मैंने बोला ना कि सुसु आई कर लो, पॉटी आई कर लो, ना सोना ना हिलना ना कुछ। तो आईपीएस को और कस्टम सर्विसेज में भी एम्बुश की जगह होती है, जबकि आप किसी एनिमी को फॉलो कर रहे हैं, किसी दुश्मन को फॉलो कर रहे हैं। जैसे आप रॉ में चले गए, आईपीएस को रॉ में भेजा जाता है, पता है ना? यस सर। सीआरपीएफ में चले गए, तो आपको लंबे लंबे समय तक एम्बुश करना सीखना पड़ेगा, कि अपनी बॉडी को इतना मजबूत बनाओ कि एक समय तक लगातार आपके शरीर में स्टेमिना हो, कि आप वो चीज़ें कर सको। 8 आवर्स ये मिनिमम सबका है। कोई भी पोस्ट आपको मिले, 8 घंटे की आपके लगातार बैठने और काम करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। मैक्सिमम आप पानी पी सकते हैं, 8 घंटे कैपेसिटी होनी चाहिए। आपको पता होगा कि अगर आपको ईडी में या कहीं ऐसी जगह सर्विस मिल जाए, तो आपको 8-8 12-12 घंटे लगातार जॉब करनी पड़ती है। लगातार मतलब लगातार, नहीं उठना, नहीं हिलना, नहीं वॉशरूम जाना, कुछ नहीं करना, बस बैठने, क्योंकि आपके सीनियर बैठे हैं। तो ये ये सर्विसेज उनके लिए बिल्कुल नहीं, जो 2-2 3-3 घंटे में थकते हैं। मतलब बोलने से आप थक सकते हैं, चलने से थक सकते हैं, बैठ के लिखने, पढ़ने, ऑब्जर्व करने से नहीं थकना चाहिए। ये आपको अपना स्टेमिना बना लेना चाहिए। और जितने भी ढंग के इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, लास्ट में सबको लंबी लंबी क्लासेस चलती हैं, तभी चीज़ें खत्म होती हैं। लास्ट टाइम में जब जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं, तभी आपके सिलेबस खत्म होते हैं और आपको याद रहते हैं। अगर यही चीज़ हम नवंबर से करें, तब तक आधी चीज़ें भूल चुके होंगे, खासतौर से ऐसे सब्जेक्ट में जो आपने पहले नहीं पढ़ी हो, और खासतौर से ऐसे सब्जेक्ट जिनमें करंट अफेयर्स ढेर सारा रहता हो। जैसे आज आज आप देख लीजिए, हमारा ये प्लान था कि 10 बजे से हम बजट का सेशन कर लेंगे, लेकिन जो डेटा मैंने आपको दिए, वो डेटा आपको कहीं नहीं मिलेंगे, मतलब कहीं नहीं मिलेंगे। मोटे मोटे डेटा मिलेंगे, जो कैलकुलेशन किया है वो मैंने स्वयं किया है, कैलकुलेटर रख के। तो इस वजह से बजट में हमको कितना टाइम लग गया, 5 बजे से करते करते 11:30 बजे। बस लगातार। सॉरी, 6.5 घंटे। हाँ, लगातार। अच्छा, हमने मैडम को इसीलिए मना किया क्योंकि मुझे लगा 10 बजे हम शुरू करेंगे, तो वो पहले 10 बजे शुरू करेंगे, 11 बजे खत्म कर लेंगे। फिर जब देख रहे हैं कि नहीं, कवर नहीं हो रहा, अभी हमको कवरना है। आप लोगों ने द हिंदू देखा होगा, तो आपको 4-5 आर्टिकल अभी भी मिल गए होंगे जो हमने नहीं किया है, अगर द हिंदू खोला होगा किसी ने तो। जस्ट बिकॉज कि हमने इसलिए उनको नहीं कवर किया, एटलीस्ट हम ये समझते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ से नहीं। तो बजट में हर जगह से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम करते हैं। बहुत सारी चीज़ें सिर्फ हो सकता है कि इंटरव्यू के लिए वो काम के हों, बट ऐसे वो हमारे उतने रिलेवेंस के नहीं होते, तो उनको नहीं करते हैं। तो भी हम लोग जो है, मतलब ये हमारा गोल था कि आज हम एक दिन में इसे कर डालें पूरा। और आप ये डेटा तैयार करो, और देखो, तुम लोगों को हमेशा चैलेंज लेना चाहिए। जैसे आपको ये चैलेंज आज लेना चाहिए था कि ये डेटा जो आपने लिखा ना, इसको आज ही हमें याद कर डालना है, क्योंकि कल की तारीख में कुछ और होगा। ऐसा तो नहीं कल के दिन हमारे लिए खाली होगा। हेलो, यस सर। अब चूंकि मैडम की देखो वो सब प्रैक्टिस है, कि हाँ, उनको पता है लंबे लंबे समय तक पढ़ना पड़ता है, अपने टॉपिक कवर करने पड़ते हैं, तो वो इसी इसी एटीट्यूड में मतलब करती हैं और कर रही हैं। आप पूरे यूट्यूब में जियो साइंटिस्ट का, फिर से सुनिए, पूरे यूट्यूब में यूपीएससी जियो साइंटिस्ट का 2024-23 का फुल पेपर डिस्कशन केवल और केवल कॉन्सेप्चुअल के चैनल पे पाएंगे, और कहीं नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो सारे सब्जेक्ट आने चाहिए। पहले बोलो हाँ या ना। पहले तो सारे सब्जेक्ट आने चाहिए, सिर्फ एक विषय जानने से काम नहीं चलेगा। और दूसरी बात, जियो साइंटिस्ट का पेपर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का होता है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज ग्रेजुएट लेवल का होता है, इसीलिए वो पेपर ज़्यादा टफ होता है जियो साइंटिस्ट का। लेकिन अब यूपीएससी में भी जियो साइंटिस्ट के क्वेश्चंस आ रहे हैं इधर, तो जियो साइंटिस्ट हमने अपने चैनल पे इन्हीं से कवर करवाया, इन्हीं मैडम से, बिकॉज इनका वो साइंटिफिक दायरा अच्छा है थोड़ा सा, और उसमें साइंटिफिक क्वेश्चन बहुत होते हैं।
एनवायरनमेंट में भी काफ़ी साइंस होता है, केमिस्ट्री फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं थोड़े थोड़े जो यूपीएससी के डोमेन के होते हैं। इन्होंने उसको पूरा डिस्कस किया है। अदरवाइज आप चेक कर लीजिए, कभी भी एक टीचर ने कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूट में, पूरे यूट्यूब की हम बात कर रहे हैं, ऑल टाइम की बात कर रहे हैं, टिल टुडे, आज तक का जियो साइंटिस्ट का पूरा पेपर कहीं पूरा डिस्कस नहीं मिलेगा। तो उसके पीछे वजह है कि देखो वो उनका स्टेमिना है करने का, वो इस तरह से कर रहे हैं और रखना पड़ता है। तो आप लोग अपनी पढ़ने की स्टेमिना बनाए रखो। कभी 6 घंटे क्लास हो जाए तो सरप्राइज मत होना। ये तुम्हारे दिमाग में जो 3 आपने देखा नहीं, आपने देखा होगा कि 3.5 घंटे क्लास होने के बावजूद मैडम इस मूड में थी नहीं कि क्लास खत्म हो। यस सर। वो बस आराम से फ्लो में चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। और बाकी सब बातें देखो बहाने हैं। हमने उनको मैसेज करके कहा था कि हाँ 5 बजे है क्लास खत्म होना है, क्लास का टाइम ओवर हो रहा है 5 बजे। तो ये वो जो कह रहे हैं ना 4 बजे हमको पता नहीं चला, ये सब चीज़ें, ये सब आप अपने दिमाग से निकाल दो, एकदम एकदम निकाल दो। आपको ऐसा बहुत बार जीवन में होगा कि 6 घंटे डिले आपको खाना मिलेगा या उसके बाद भी ना मिलेगा। सर आपने अभी बोला जियो साइंटिस्ट का पेपर उसने डिस्कस किया था, तो उसको टाइम का नहीं पता चलेगा, पता ही होता है सब। तो इसलिए मैंने आपसे बोला कि यूपीएससी की तैयारी में सारी चीज़ें होती हैं। वो तो हम लोग के पास बहुत सारे टास्क होते हैं, इसलिए हम उतनी लंबी क्लास नहीं ले पाते। कोई ना कोई अपॉइंटमेंट होते हैं, कुछ ना कुछ और चीज़ें होती हैं, किसी और से बात करनी होती है, कोई मिलने आ रहा होता है, कोई मैसेज कर रहा होता है। तो इस वजह से कई बार हम 15-20 मिनट, आधे घंटे पहले कवर करते हैं, छोड़ते हैं कभी। अदरवाइज अपने दिमाग में फिक्स होता है कि इस टाइम के बाद हमको ये वाला काम करना है, अलार्म लगा होता है, अलार्म बोलने लगता है, तो उस वजह से। अदरवाइज अगर हमारे पास ये सब काम ना हो ना, तो हम भी 1 महीने 1.5 महीने ज़्यादा सब्जेक्ट कोई ना लें, 4-4 5-5 घंटे क्लास लेके फिनिश। ये बात समझो, छोटी छोटी क्लासेस लेने से ऐसा थोड़ी है ना कि तुमको 120 साल मिल जाएंगे जीने के लिए। जीवन उतना ही है, तो तेज करो। क्या कहते हो? यस सर। अरे यस। बुढ़ापा मजबूरी हो सकती है, हैबिट मत बनाओ। बुढ़ापा मजबूरी हो सकती है, हैबिट मत बनाओ। बीमारी मजबूरी हो सकती है, आदत मत बनाओ। आदत स्टेमिना को बनाओ, बर्दाश्त करने को बनाओ, झेल सकने को बनाओ। देखो हमारा हमारा मोरल ड्यूटी होता है कि हम उनको टाइम बताएं कि हाँ इतने टाइम में आपकी क्लास खत्म हो जाती। क्यों? बिकॉज वी नीड टू पे, हमको उनको पे करना है। अगर वो एक्स्ट्रा आवर कर रहे हैं तो एथिकली हमको मतलब एक्स्ट्रा पे करना चाहिए, वो हम करेंगे, अलग बात है वो चीज़ें। लेकिन हम चाहते नहीं कि हम कभी किसी टीचर को ये बताएं कि हम आपका टाइम हो गया। तुम्हारे पास कौन सा काम है? देखो तुमने एक बात हमेशा सुना होगा कि तुमको अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम यही विश्वास करते हैं कि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तुम सिर्फ पढ़ने के लिए बने हो। और अगर इसके अलावा तुम्हारे पास कोई काम है तो वो काम मुझे बताओ, वो काम हम कट कर पाते हैं। ठीक है ना? तो वो काम कट करवाते हैं। कैसे करवाते हैं? इसलिए तुम ये मुझे कभी नहीं कन्विंस कर पाओगे कि तुम्हारे पास बहुत जरूरी काम है। मानते हो ना बात को? और नहीं मानते हो तो मानना शुरू कर दो, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होता। मानते हैं सर। हाँ, ये तुम मान लो, ये तुम हमको कभी नहीं कन्विंस कर पाओगे कि तुम्हारे पास कोई काम है। तुम इतना ज़्यादा बीमार हो कि तुम क्लास में बैठ के सुन नहीं सकते। इतना ज़्यादा बीमार हो तो दवाई खाओ। कल को अगर तुमको ये हो जाएगा कि हाँ तुम बाहर छावनी में पड़े हो, तुम्हारी हल्की फुल्की तबीयत खराब है, फीवर है, ये सब चीज़, तो तुमको छोड़ थोड़ी नहीं देंगे ना। वहाँ 10-20 लोग एक्स्ट्रा हैं, तुमको तब भी जाना पड़ेगा। बोलेंगे ये 1-2 दवाई, 1-2 इंजेक्शन ले लो, 15 मिनट में ठीक हो जाएगा, चलो। और उधर तुम्हारे हिसाब का कोई इंसान तुमको इंजेक्शन लगा देगा जो कि सही तरीके से न लगा होगा, हो सकता है बाद में तुमको इन्फेक्शन भी हो जाए। लेकिन जब आप बाहर कभी कैंप में होते हो ना, तो सब सारी सुविधाएं नहीं होती। आईपीएस जब कैंप के साथ होता है ना, कभी जंगल में या यहाँ वहाँ, कभी ऐसा होता है 2-2 3-3 दिन तक पड़े रहते हैं। आईपीएस का मतलब एसपी बस नहीं, एसपी तो रहते रहते हैं, इनके ऊपर के लोग भी रहते हैं। आई मीन डीआईजी, आईजी, ये लोग भी ऊपर, ये लोग भी फील्ड में जाते हैं। एसपी तो जाता ही है, एसपी के बगैर तो काम नहीं होता। एसपी सबसे छोटी पोस्ट है जिसके पास ये पावर है गोली चलाओ। अदरवाइज वो पावर मजिस्ट्रेट के पास है गोली चलाने का आदेश देने के लिए। लेकिन इन जनरल वो पावर सुपरिटेंडेंट के पास मानी जाती है कि गोली चलाओ। अदरवाइज दरोगा अपने से गोली नहीं चलाएगा। दरोगा तब गोली चलाएगा जब उसको आत्मरक्षा में चलानी पड़ेगी। जानते हो ना ये सब? यस सर।
बंदूक उनके पास होती है, गोली चला नहीं सकते हैं, आत्मरक्षा में चला सकते हैं, अदरवाइज कहीं भी दरोगा अपने से फायर नहीं कर सकता। दूसरे कैसे बनता है कि एसपी डीएसपी को ये पावर देता है। डीएसपी पीसीएस होता है, जानते होंगे। डीएसपी को पावर देता है तो उसके पास पावर होती है कि हाँ वो एसपी के रिटर्न ऑर्डर में माना जाएगा, ऑर्डर एसपी का है कि डीएसपी ने फायर करने के लिए बोला, और वो एक्सेप्शनल होता है जबकि किसी कारण से एसपी प्रेजेंट ना हो। अदरवाइज एसपी प्रेजेंट होते हैं तभी वो चीज़ें होते हैं। तो तुम्हारे अंदर देखो ये सारी जिम्मेदारियां दी जाएंगी तो तुम्हारे अंदर स्टैमिना होना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर किसी दिन तुम्हारी 6 घंटे क्लास हो जाएगी तो कोई सरप्राइज नहीं होना। जब तुम लोगों ने इधर बोला तो क्लास खत्म हो जाने के बाद मैडम ने हमको बाद में मैसेज करके पूछा कि कोई बच्चे कंप्लेन कर रहे थे क्या कि लंबी क्लास है। हमने कहा हमारे बच्चों की हिम्मत है हमसे कंप्लेन करें कि लंबी क्लास चल रही है। मैं बाल ना निकाल लूंगा जो मुझसे बोलेगा कि हाँ लंबी क्लास चल रही है। यहाँ कोई हम प्रोफेशनल थोड़े ना खेल रहे हैं कि हम इतने बजे आएंगे इतने बजे जाएंगे, ये सब कोई काम नहीं है। तुम लोग सिलेक्शन ले लो फिर ये प्रोफेशनल खेलेंगे। अभी अगर लंबी क्लास चल रही है आपका प्रिविलेज है ना। यस सर। अगर अगर भगवान शिव रावण को सर गिफ्ट कर रहे थे और 10 की जगह 90 दे रहे होते तो मना कर देता क्या वो? नहीं करता। तब फिर ये तो प्रिविलेज है भाई। तो हमने कहा नहीं आप इस बात की चिंता मत करिए, हमारे बच्चे आपस में बातें करके वही बातें निपटा लेंगे, हमारे तक कभी नहीं आएगा कि हाँ क्लास ज़्यादा लंबी चल रही है हम थक गए। ये सब एकदम बिल्कुल फेल फ्री रही है। तो आप लोग जो है अब यही होने वाला है सीसैट में, क्योंकि सीसैट में जैसे हमने देखा पिछले साल प्रैक्टिस की बड़ी दिक्कत आई थी, है ना। प्रैक्टिस में आपको नहीं पता चल रहा था कहाँ से प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो किताबें थी वो यूपीएससी के लेवल मैच नहीं कर रही थी। हमारे पास केवल एक ही सोर्स बचता है, वो सोर्स क्या बचता है? पीवाईक्यू। केवल पीवाईक्यू बचता है बस, कि सीसैट में हम कहाँ से प्रैक्टिस करें? पीवाईक्यू से। बाकी कोई किताबें यूपीएससी का लेवल मैच नहीं करती। कई पब्लिकेशन वालों ने कैट के क्वेश्चन डाल के बना दिए, देखने में कठिन तो लगता है, लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि हमारे एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, हमको कितना मार्क्स एम करना चाहिए। 120। अगर हमारे 120 के आसपास मार्क्स हम एम कर रहे हैं तो ये हमारे लिए सफिशियंट होगा। अब 120 सीसैट में मार्किंग लेने के लिए हमारे पास क्या तरीके हैं? देखो 40% क्वेश्चन अराउंड आते हैं मैथ से, ठीक है, और 25% क्वेश्चन आते हैं अराउंड रीजनिंग से, एंड 35% क्वेश्चन आते हैं पैसेज से, कॉम्प्रिहेंशन से, गद्यांश से, ठीक है, गद्यांश से। नाउ तो 35% का मतलब कितने हुए? आप 80 में 35 निकाल लीजिए। किसी के पास कैलकुलेटर है? रितेश कितना आएगा? 80 का 35%। 28 क्वेश्चन। रितेश बड़ी खराब हालत है बेटा, 28 क्वेश्चन के अराउंड आएगा। मुझे लगा बेटा लगन मैथ तुम्हें लग कैसे सकता है? या तो आता है या नहीं आता, दो चीजें होती हैं, लग सकने का कोई जुगाड़ नहीं है। यार मुझे लगा 35 माइनस करना। इसके बाद 25% कितना आएगा? 20 क्वेश्चन। और 40% कितना आएगा? 32 क्वेश्चन। जोड़िए जरा, 8 2 10, 2 2 4 3 7 1 8, हो गया ना 80। अब आप जाके चेक कर लेना, लास्ट 10 ईयर का कम से कम औसत निकालना, 5 साल का भी निकालोगे तो चलेगा, ये आएगा। लगभग 28 क्वेश्चन आते हैं पैसेज से, कभी कभी 32 31 भी होते हैं पैसेज से, तो कभी 25 भी रह जाते हैं। औसतन निकालोगे तो 28 आएगा। रीजनिंग के कभी 22, कभी 18, कभी 17, कभी 21, कभी 23, औसत 20। और मैथ कभी 32, कभी 35, कभी 38, कभी 30, कभी 29, ऐसे, तो वो 32 का एवरेज बनेगा। हम ये 120 मार्क्स, एक क्वेश्चन 120 मार्क्स का मतलब कितने क्वेश्चन?
40? नहीं नहीं, और ज़्यादा, 40 में नहीं बनेगा। 120 मार्क्स मतलब कितने क्वेश्चन? 2.5 नंबर के एक क्वेश्चन होता है। 48? जी सर। 48 क्वेश्चन के हमें नंबर चाहिए, माइनस प्लस सब एडजस्ट करके। क्यों? चूंकि हालांकि ऐसा कम हुआ, 2-3 बार ऐसा हुआ है कि कोई बच्चे घर आए और वो अपने मार्क्स जोड़ें सी सेट के, और सी सेट के नंबर कितने आए? 110, और बाद में सी सेट नॉट क्वालिफाइड। क्यों? यूपीएससी ने उस साल 3 क्वेश्चन माइनस कर दिए और बाकी 3-4 क्वेश्चन के आंसर चेंज हो गए, 66 से नीचे आ गई कहानी। ऐसा 3 बार कम से कम मेरी जानकारी हुआ कि जब भी बच्चे ने, एक बार तो ये 110, 17, 18 के आसपास था, एक बार एक बच्चे का 94 बन रहा था, और एक बार एक बच्चे का 75 बन रहा था। कोचिंगों की टेस्ट सीरीज से, कई सारे टेस्ट सोर्सेज से मिलाने के बाद, और इन बच्चों का सी सेट क्वालिफाई नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अगर यूपीएससी 2-3 क्वेश्चन हटा दे या 4-5 क्वेश्चन के आंसर उन तुम्हारे और उनके मैच ना करें, तो बदल जाएगा ना स्कोर। इसलिए श्योर शॉट होता है कि आपके 110 के ऊपर आए, 110 नंबर आए। 110 नंबर में आपका फिर यूपीएससी 2-4-5 क्वेश्चन के आंसर बदल ले, उससे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बड़े जितना यहाँ की ना पॉपुलर इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सभी के टेस्ट सीरीज में 8-8, 9-9 क्वेश्चन उत्तर अलग अलग मिलते हैं, और सबसे ज़्यादा वेरिएशन होता है पैसेज में। सबसे ज़्यादा विचलन किस में होता है? पैसेज में। गद्यांशों में इतना विचलन होता है, इतना विचलन होता है कि अगर मान लीजिए 30 आए हैं, तो कभी कभी 10-10 गद्यांश के उत्तर वो नहीं होते जब सब कोचिंग वाले मान रहे हैं अलग, और यूपीएससी का निकलता है उत्तर अलग। और यही वजह है कि गद्यांशों में थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इस साल हम लोग वो प्रैक्टिस करेंगे। फिर से सुनिए, गद्यांशों में हम लोगों को ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इस साल हम लोग वो प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, ठीक है? अभी ये 2-3 दिन क्लासेस ऐसी चलेंगी। कितना, 5 दिन चला दें या 3 दिन चलाएं डेमो? अब तुम मेरी बात सुन लो। अगर तुम्हारे पास, सबके पास फाइनेंशियल दिक्कतें हो ना, तो भी इन चीज़ों को भी बोला नहीं जाता, इनमें कोई प्राउड की बात नहीं है। समझते हो ना बात को? नेवर नेवर मेक, आप हमेशा समझिए, ये सारी चीजें वीक पर्सन के अप्रोच होते हैं। सर 2 दिन काफी। आप ये बोलो कि सर उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें करना है डेली, सिंपल। मतलब दिमाग में ये रहना चाहिए। आप समझिए, जब आप किसी नए पर्सन को जानते हैं ना, तो आप चेक करने के लिए जाते हैं डेमो। आप हमको क्या चेक करेंगे? जानते हैं ना कैसे चलने वाला है सब, क्या चेक करेंगे? सर हमें तो अदर लोगों के बारे में सोच के बोले। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक जगह, एक इंस्टीट्यूट में हम यूपीएससी का एक बैच चला रहे थे, सभी सब्जेक्ट का। हमको कितने टीचर चाहिए? सिर्फ 3। मैं ज़्यादा बड़ी टीम में विश्वास नहीं करता, 3 लोग चाहिए थे बस। मतलब मैं और मेरे अतिरिक्त 3 और लोग चाहिए थे। कितने लोगों का इंटरव्यू हुआ एक महीने में? 65 टीचरों का इंटरव्यू हमने किया एक महीने में, सिर्फ 3 टीचर सिलेक्ट करने के लिए। तब हमने 3 को फाइनल किया। तब तक बैच हमने अकेले चलाया। रीजन, वो सब ज़्यादातर नए थे। अगर कोई चीज़ टेस्टेड होती है ना, तो उसमें इशू नहीं। जैसे आप देखो, एनवायरमेंट की क्लास आपकी चल रही है, मैडम हमारे यहाँ पहले कई कई सारी चीज़ें छोटे छोटे पढ़ा चुके हैं, तो इस वजह से इन पे हमें डाउट नहीं था। 2 लोग थे जिन पे हम चाहते थे कि ये लोग कोई अगर ले लें कोर्स तो अच्छा होता। तो उनमें एक ये थी, एक और मैडम थी। तो अगर इन्होंने लिया तो ये आपको डिससेटिस्फाई नहीं करेंगे। आप एग्ज़ाम दे के आना, फिर देखना ये आपको नाखुश नहीं करेंगे। आप बस अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए। साइंस टेक का रिवीजन हो जाए जीनल, तो उसकी जगह एनवायरमेंट का रिवीजन शुरू कर देना, ठीक है? हाँ, साइंस टेक की क्लासेस हम जल्दी से बीच में फिर लेके आने वाले हैं। थोड़ा फ्री हो जाए तो एनवायरमेंट की क्लास के साथ साथ साइंस टेक की क्लास चलाएंगे।
ताकि सारा कोर्स अप्रैल के पहले ही फिनिश कर दें। सही रहेगा? यस सर। और अब मुझे पता नहीं, शायद मैडम के दिमाग में है कि वो होली के पहले तुम्हारा एनवायरनमेंट खत्म करने के प्लान में है। आई डोंट नो। यस सर। मैं कहा रिवीजन के लिए आपके पास उन्होंने कंटेंट कह दिया था कि होली से पहले कवर कर देंगे और 2 दिन में पूरा रिवीजन भी करवा देंगे। 2 दिन में रिवीजन का बोला सर। तो आप समझ जाइए 2 दिन के अंदर अंदर कि आप समझिए बात को कि असली में जितने, देखो मैं एक बात बताऊं, जो जो एक वो होते हैं ना पेशेवर टीचर होते हैं, पेशेवर का मतलब कि हम इतना पैसा लेते हैं तो हम इतना काम करेंगे, इस टाइप से जो होते हैं उनकी बात अलग होती है, वो तो 1 मिनट एक्स्ट्रा कहीं नहीं रुकते। जो लोग एक समर्पित लोग होते हैं कि हम अपना काम ठीक से करते हैं, बस बाकी बातें हम बाद में समझ लेंगे, तो उन लोगों के साथ ये होता है कि उनको ना बस आपके नंबरों से मतलब है, तुमको अच्छा लगे बुरा लगे उसका कोई मतलब नहीं है। क्या करेंगे हम तालियां तो बजवाएंगे नहीं इन सब कामों का। टीचर तालियां बजवाता है क्या? नहीं। डांसर तालियां बजवाता है, म्यूजिशियन तालियां बजवाता है, कवि तालियां बजवाता है, टीचर नहीं तालियां बजवाता। उसको तुम्हारी तालियों की ज़रूरत नहीं है, उनको तुम्हारे सिलेक्शन की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए मुझे सुन के तो अच्छा लगा कि अगर ये होली के पहले या होली तक या होली के 2-4-5 दिन बाद भी अगर ये बैच एनवायरनमेंट का ख़त्म हो गया तो फिर ये बहुत आराम से आपका बिफोर टाइम सारी चीज़ें हो जाएंगी। और यही कुछ हम सोच भी रहे थे कि अगर चीज़ें पहले हो जाएं तो आपके पास खूब एक्स्ट्रा टाइम होगा कि आप चीज़ें कैसे करो। और हम लोग थोड़ा सा, भाई देखो मेरे साइड से चीज़ें, मैं तुमको क्वेश्चन ज़्यादा दूंगा, सब कुछ करूँ, लेकिन मैं टाइम पूरा तब भी लूँगा। क्यों लूँगा? बिकॉज मुझे तुमको देखना है एग्ज़ाम की डेट तक। अगर मैं तुमको एग्ज़ाम के 15 दिन पहले छोड़ दूँ तो मुझे पता है 15 दिन में तुम्हारा क्या हो जाएगा। तो वो हम तो रहेंगे एग्ज़ाम तक, चाहे जो जिस सब्जेक्ट के साथ रहें, चाहे एक के साथ रहें, चाहे 2 के साथ रहें, एग्ज़ाम तक रहेंगे। भले छोटी क्लासेस करें 40-45 मिनट 1 घंटे की, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन रहेंगे एग्ज़ाम तक, एग्ज़ाम की डेट तक और एग्ज़ाम के अगले दिन भी, सो दैट कि आप लोग कहीं विचलन का शिकार ना हो। पढ़ाई नहीं हो रही, दिमाग में दूसरे आइडियाज़ आ रहे हैं कि हम इसको इस तरह से कर लें, नंबर नहीं आ रहे तो हम ये कर लें, ये सब नहीं चलेगा। इसलिए आप सब लोग नंबर, एक बात मेरे को बताओ, ये हम लोगों ने टेस्ट 30 किया था, कैसा, मुझे थोड़ा सा टेस्ट का एक्सपीरियंस बताइए। सर आपने कुछ बड़े-बड़े क्वेश्चन ज़्यादा डाले थे अब की बार। जी सर, बट सर अच्छा था इस बार, बहुत कुछ मतलब कंटेंट सीखने के लिए जो हमें पता ही नहीं था। और इसको पता चला। बेटा हमने लिख के दिया था ये 4 आउट ऑफ 5 रीजन है। और एक चीज़ हमने और किया था, पता है क्या? हमने 20 जी क्वेश्चन में ना, सर। 20 क्वेश्चन में आंसर आपके सामने प्रिंट करके दिया था, यस सर। जी सर। तुम्हारा करेक्टर चेक करने के लिए कि अगर तुम्हारे पास नकल का स्कोप हो तो तुम नकल करोगे क्या। सर उससे डर लग रहा था, मतलब कई बार कंफ्यूज हुई कि आंसर सही जा रहा था, 2-3 आंसर सही जा रहा था, लेकिन मुझे एक और सुनो मेरी बात ध्यान से सुन लो, और सुन लो मेरी बात सुनो ध्यान से। तुमको लगा होगा कि सर से लग रहा है गलती हो गई तो अब गलती होती तो अब बदल देते। 1 मिनट लगता है, 1 मिनट सिर्फ अपने उसमें जाएंगे, आंसर वाला मार्क हटा देंगे, हट जाएगा। 1 सेकंड हम अपने फ़ोन से करेंगे तो जितनी देर में एक वाक्यांश खत्म होता है इतनी देर में हट जाएंगे। हटाया नहीं अभी। हमें देखना है ना कि कितने लोग अपनी आदत हमें दिखाते हैं। अगर तुम्हारे सामने इस तरह की चीज़ें हैं तो तुम ट्राई करते हो क्या उसको? इसका मतलब तो ये कि कल को अगर हमने इधर उधर येलो लगा के दे दिया तो तुम आत्महत्या करने आओगे 365 दिनों का। यस सर। 365 दिनों की आत्महत्या मतलब तुम्हारी आत्महत्या नहीं, 1 साल की हत्या करने आओगे। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक बार एक बच्चे ने हमको अपना पेपर दिखाया यूपीएससी का, हमारा स्टूडेंट, उसमें 10 ऐसे क्वेश्चन थे पहले और दूसरे पेज में जिसमें पेन का डॉट लगा हुआ था आंसर में, पेन का डॉट। तो हमने कहा यार ये कॉपी तो पैक होती है, प्लास्टिक वो लिफाफे में पैक होती है, ऊपर से तो डॉट लगेगा नहीं, इसका मतलब ये कॉपी बीच में खुली है। पेन का डॉट लगा हुआ है जब तुम्हारे पास आई कॉपी, डॉट पेन का, ब्लू डॉट पेन का जो दिखाई देता है साफ साफ।
यूपीएससी का पेपर। हाँ जी, यूपीएससी का पेपर। उसने हमको दिखाया कि सर देखिए ये डॉट लगा हुआ था, तो हमने कहा फिर तुम, तो कहा सर इन 10 में 10 में मैंने यही मारा है और 10 में 10 सही। हमने उसको गूगल करके देख लिया, वो 10 के 10 जो डॉट लगे वो सही हैं। मतलब जिसने उसमें पेन टच कराया है वो कोई टीचर है, कोई जानकार व्यक्ति है, और वो मल्टीटास्किंग टीचर टाइप का है, कोई एक विषय का टीचर नहीं है। वो 10 में 10 क्वेश्चन सही थे। लेकिन एक बात बताओ, ये कितना रेयरेस्ट चांस है कि किसी कोई व्यक्ति 10 में टिक करे और 10 सही, चाहे जो व्यक्ति हो, अदरवाइज उसमें गलतियां होंगी ना। और मान लीजिए कि कोई ऐसे 100% और मान लीजिए कि किसी ने ऐसे मजाकिया टिक कर दिया हो हल्का हल्का। मान लीजिए पेपर रखा है, पन्नी खुली है, लेट से पन्नी खुली है और एक किनारे से क्वेश्चन उठा के हल्का हल्का टच कर ले, और फिर तुम इसके प्रभाव में आ जाओ, लग रहा है ये सही है, तुमको भी ठीक लग रहा है, और तुमने मार दिया, तुम्हारा ना हुआ तो हो गया ना 365 दिन का खून। मैं लिख के दे रहा हूँ, ऐसे किसी इंसान का सिलेक्शन कभी नहीं होगा जो इस तरह की चीज़ों में जिसका ध्यान भी जाता है। इसलिए अगर किसी का ध्यान जाता है इन चीज़ों में तो करेक्ट योरसेल्फ। मुझे तो डाउट लग रहा था। एक्सेप्ट पहले करो कि ये हमारी हैवी मिस्टेक है। अगर हमने एक भी क्वेश्चन ऐसे किसी प्रभाव में आके टिक किया है तो हमने, देखो मैं आपको साफ साफ बता दूं और ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। हमने ये पेपर 4 आउट ऑफ 5 स्टैंडर्ड का था और इसमें पहले 25 क्वेश्चन हैवीली, जैसे कहते हैं कि तुम्हारा 1 घंटा खा जाए पूरा, यस ऐसे क्वेश्चन थे। और फिर उसके बाद के भी 25 क्वेश्चन थे, उसमें कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे और कुछ क्वेश्चन टफ थे। उन्हीं में हमने बाद वाले में आंसर लगा के आपको दिया। अगर तुम दिमाग लगाते तो हमने टफ क्वेश्चन में क्यों नहीं लगा के दिया? क्योंकि हम वो पढ़े, क्योंकि हमको टेस्ट तो तुम्हारा लेना ही है, ये तो देखना है कि तुम्हारे कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कौन से सही हो रहे हैं। और तुमको ध्यान देना चाहिए कि ऊपर तो येलो नहीं लगे, जो तो थोड़े से तुमको आ सकते हैं, जो PYQ बेस्ड हैं उन्हीं पे लगे हैं, उनको तो तुम ना भी देखते तो शायद सही कर सकते थे। इसलिए अगर हम अगली बार गलत लगा के दे दें तो आप लोग, भाई हमने गलत क्यों नहीं लगाया? गलत इसलिए लगाया क्योंकि उसमें हमको मेहनत करनी पड़ती। सही तो लगा होता है पूरे पेपर में, ये जिनको हम आंसर कॉपी भेजते हैं उनको पता होगा, सही तो लगा ही होता है पूरे कॉपी पे। मुझे तो ये लगा था कि ये गलत मारा है आपने। मैंने 2-3 क्वेश्चन पहले चेक किए बट ये सही जा रहा था, पर फिर भी मैंने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है। और एक बात अच्छा बताओ, मान लो थिंक, इस पेपर में तुमने येलो देख के, ध्यान से सुनना और हाँ ना में उत्तर देना है, येलो देख के क्वेश्चन टिक कर दिया और मान लो तुम्हारे 120 मार्क्स आ गए, फिर तुम पॉइंटर बनाते हो, तो जनरली गलत क्वेश्चन की पॉइंटर बनाते हो या अनअटेम्प्टेड के बनाते हो, कभी कभी सही के भी बना लेते हो। लेकिन कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ना जो तुमको नहीं आता, लेकिन उस सही में होने की वजह से उसका पॉइंटर बनना रह गया, क्योंकि 50 क्वेश्चन का पॉइंटर तो नहीं बनाते, और फिर वो क्वेश्चन आया एग्जाम में, तो वो क्वेश्चन तुम्हें हलाल कर देगा ना फिर। हाँ सर। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जितने बच्चों का दिमाग अल्टरनेटिव थॉट पे जाता है, देखो मैं हेजिटेट नहीं करता इस बारे में कभी बोलने में, क्योंकि मैं जानता हूं बात इंटीग्रिटी की है। कि जब भी तुमसे कोई कहता है ना कि क्वेश्चन पढ़े बिना इधर उधर की ट्रिक लगा के, ये स्ट्रेटजी लगा के ऐसे क्वेश्चन सही हो जाते हैं, मैं जानता हूं वो इंसान ना किसी अर्थ का नहीं है, और ना इससे कोई ना यूपीएससी को ऐसे कोई बंदे चाहिए। और यूपीएससी हर साल पेपर में कुछ ऐसे टेक्निक के क्वेश्चन डालता है कि उत्तर आने के बाद मैं ये कह सकता हूं या कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि टेक्निक लगाओ और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, नॉलेज की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आपको ये नहीं पता क्या, ये आप तब कह रहे हैं जब आपको क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, और यूपीएससी हर साल ऐसे कुछ क्वेश्चन डालता है। आपकी प्रॉब्लम यह है कि पुरानी टेक्निक अगले साल गलत साबित होती है। जैसे वर्ष 2016 में 14 क्वेश्चन में ओनली लगा था, हाँ 2017 या 16 में 14 क्वेश्चन में ओनली लगा था, और टोटल 22 क्वेश्चन थे जिसमें ऑल ओनली इस टाइप के वर्ड यूज थे, सारे गलत। और तब से लोगों ने आदत बना लिया कि एक्सट्रीम वर्ड वाले क्वेश्चन गलत होते हैं, गलत है।
2020 में 7 क्वेश्चन में ऐसे एक्सट्रीम वर्ड थे और सब सही थे। यस सबका गलत हो गया। तो यूपी, एक बात बताओ, क्वेश्चन बनाने वाले तुमसे ज्यादा समझदार नहीं होंगे? उनको तो ज्यादा अच्छे से पता होगा कि हम आंसर क्या डाल रहे हैं इसमें। और सर ये भी तो है ना कि हम यूट्यूब पे क्लास डालते हैं, क्या वो देखते नहीं है कि ऐसे जो है अरे मरा यूट्यूब तो अभी अभी आया है। क्वेश्चन बनाने वाले तो 1950 के बाद से क्वेश्चन बना रहे हैं। क्या उनको ये समझ नहीं कि हमने आंसर कौन सा चूज किया और क्यों चूज किया? तो उनको ये नहीं पता कि हमने ये टेक्निक इस साल डाली तो हमको इन सारी चीज़ों को अगले साल से ये इस तरह से करना है। और एक ही पेपर में कई तरह की टेक्निक होती है तुमको फंसाने के लिए कि तुम उस ढर्रे में आ जाओ। जैसे मैं एक बात बताता हूँ आपको, 2017 के पेपर में करीब 24-25 ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें ज़्यादा रिपीटिशन वाले स्टेटमेंट सही थे। मतलब समझो इसका मतलब क्या है। जैसे ये 3 विकल्प होते हैं A, B, C, D। इसमें मान लीजिए है 1 and 3 ओनली, इसमें है 3 and 4 ओनली, इसमें है 3 ओनली, और इसमें है 1, 2, 3 नहीं 3 हटा देते हैं, 1 and 2 ओनली। सबसे ज्यादा रिपीटिशन किस चीज का है? 3 का। और सबसे ज्यादा 3 मतलब 3 एक बार यहाँ है, बाकी रिपीटिशन 4 का एक बार है, 3 का 3 बार है, और 2 का एक बार है, 1 का 2 बार है। तो ज्यादा चांस है कि यही क्वेश्चन सही हो जाएगा या 1 and 3 सही होगा। तो लोगों ने इस तरह के दिमाग लगाए और कुछ क्वेश्चन किसी के सही हुए होंगे। तो 2018 में कोचिंग वाले खुल्लम खुल्ला चिल्ला रहे थे कि ज्यादा रिपीटिशन वाले सही होते हैं। 2018 में 6-7 क्वेश्चन में ज्यादा रिपीटिशन था, सब गलत। हमने भी 3 क्वेश्चन उस तरह के तुक्के मारे, तीनों गलत। तो तुमको क्या इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यूपीएससी अगर एक चीज एक बार करता है तो अगली बार तुम्हें फंसा रहा है। तुम सिर्फ अपने ज्ञान पर भरोसा करो। वही एकमात्र चीज है जो स्वच्छ है, शुद्ध है, सिंपल है, ताकतवर है। ये जो तुम्हारा ज्ञान है ना, नॉलेज, यही एकमात्र चीज है जो स्वच्छ है, शुद्ध है, जिसमें मिलावट नहीं किया जा सकता, और ताकतवर है, निर्भीक है। बाकी चीजें कभी काम करते हैं कभी नहीं। तो अगर तुम तुक्के के भरोसे हो ना तो काम होगा नहीं। कभी गलती से प्री निकल भी गया तो बस दोबारा जिंदगी में कभी नहीं निकलेगा, और तुम्हारी पर्सनालिटी में मैलापन आ जाएगा, तुम्हारे चरित्र में मैलापन आ जाएगा, इस तरह की टेक्निक और ट्रिक्स ढूंढने की आदतें। इसलिए ऐसे ट्रिक्स ढूंढने वाले लोग सिर्फ गटर के बादशाह हैं, बस वो कुछ कर नहीं सकते। भरोसा नहीं है, 8-10 लोग जाना, ऐसे व्यक्ति को कभी पेपर दे देना, अगर उसके 30 क्वेश्चन ठीक हो जाए ना, मैं कह रहा हूँ 30 क्वेश्चन केवल, सिलेक्शन कट ऑफ क्लियर करने के लिए हो सकता है 60-65 क्वेश्चन चाहिए हो, 30 सही हो जाए तो बताना नहीं होंगे। बिकॉज जो लोग क्वेश्चन बना रहे हैं ना वो 20-25 साल से यही कर रहे हैं, और जो अप्रूवर होते हैं ना उन्होंने 10-10, 15-15 साल दूसरों को बनाते देखा है, खुद तो बनाया ही है, उसके बाद दूसरों को देखा है बनाते हुए, तब जाके वो अप्रूवर होते हैं कि हाँ पेपर ये क्वेश्चन अप्रूव है यूपीएससी के बोर्ड में। बच्चे नहीं है वो लोग, बच्चे नहीं हैं, उनको पता होता है कितना कट ऑफ जाएगा। जैसे अगर मान लो 5-7 क्वेश्चन में इजी डाल दें, रिपीटिशन डाल दें, तो उनको पता है ये कट ऑफ बढ़ाएगा। सिलेक्शन इससे नहीं होगा, सिलेक्शन होगा उन क्वेश्चन से जहां पे तुम गलतियां करते हो। इसीलिए हमने टेस्ट नंबर 30 में अपने येलो मार्क हटाए नहीं है अभी भी। कोई तुम्हारा मित्र दोबारा अटेम्प्ट मतलब अभी ना अटेम्प्ट किया, उससे अटेम्प्ट करवा के देख लेना। अगर कोई तुम्हारा मित्र अभी अटेम्प्ट ना किया हो टेस्ट नंबर 30, उससे बोलना अटेम्प्ट कर ले, अभी हमने हटाए नहीं, ना हटाएंगे। हमें ढूंढना है भाई ऐसे ईमानदार लोगों को कि जिनके आसपास चीजें पड़ी हों तो इसके बावजूद भी उस पर शक करते हो। हमें विश्वास करने वाला अंधा व्यक्ति नहीं चाहिए, ऐसे लोग को तो हम अपने घर में नौकर ना रखें।
हमें शक्की व्यक्ति चाहिए जिसका दिमाग जरा ना सही चलता हो कि नहीं ये चीज़ ठीक है कि नहीं, वो अपने नॉलेज पर यकीन रखता हो और बाकी चीज़ों पे शक करता हो। मैंने तुम पे कभी कहा कि मुझ पर विश्वास करो हाँ सर। या किसी भी विश्वास करो? और मैंने ये बात खुल्लम खुल्ला कही, सबसे कम अपने पेरेंट्स पे विश्वास करो, टीचर पे सबसे कम विश्वास करो, बाकी दुनिया वाले तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे। 3 ही व्यक्ति हैं जो बेवकूफ़ बनाते हैं, 3। बाकी पे तुम बाकी इसलिए बेवकूफ़ तुम्हें नहीं बनाते क्योंकि तुम विश्वास ही नहीं करते उन पे। जब तुम विश्वास नहीं करोगे तो वो तुम्हें बेवकूफ़ क्या बनाएंगे? नेवर ट्रस्ट, यूज योर ब्रेन। मैं छोटी मोटी चीज़ों की बात नहीं कर रहा कि हाँ ब्रेड पकौड़ा में जहर तो नहीं है, वो सब मैं बात नहीं कर रहा, उस पर तुम चाहे जिस पे विश्वास करो। मैं बात कर रहा हूँ IAS जैसे करियर के लिए। एक बच्ची हमारी स्टूडेंट है, है क्या इधर सुल्तानपुर की है, नहीं नाम नहीं बताएंगे, इलाहाबाद में रह के तैयारी करती है। उसके पेरेंट्स को ये था कि तुम खाना बनाओ, पढ़ो चाहे ना पढ़ो। हमने कहा ये तो सास ससुर करते हैं भारत देश में, माता पिता कब से करने लगे? नॉट फेयर ना भाई। तुम बचपन से आज तक खाना खाते चले आ रहे हो, क्या बदल गया? कभी आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत होनी चाहिए? नहीं, सब लोग मिलके बना लो। उसी बच्चे पे क्यों डिपेंड हो भाई जो पढ़ाई कर रहा है? और दूसरी बात ये कि मान लो ठीक है सहयोग कराना चाहिए और थोड़े बहुत घर के काम में किसी की तैयारी नहीं हैम्पर होती, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हाँ घड़ी कितने बजे खाना बनेगा ही, आधा घंटे बाद बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? तुमसे आधा घंटा भूख नहीं बर्दाश्त है? नहीं 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 नहीं, सुबह 4 बजे किचन की सफाई, झाड़ू पोछा, 7 बजे तक नाश्ता बन जाए, इसके बाद तुम पढ़ो। पढ़ना है नहीं पढ़ना तुम्हारी मर्जी। ये वाला नियम था घर पे। मतलब इतनी सस्ती चीज है IAS। और तुम्हारा चूल्हा इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि उसमें रोज जब तक रगड़ा ना जाए, तुम्हारा घर की जो माटी है और ईटा है वो इतना इंपॉर्टेंट हो गया, उसे जब तक रोज रगड़ा ना जाए तब तक उससे विष्णु जी नहीं निकलेंगे। इसलिए मैंने कहा यूज योर ब्रेन, अपना दिमाग लगाओ कि कैसे तुम्हारा सिलेक्शन होगा। तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा तो या तो तुम मजदूरी करोगे, कहीं पे ग्रीस जला कोयला तेल ये साफ करोगे, और या किसी का कच्चा धोगे। अभी समझ गए होगे कौन सा जेंडर क्या काम करेगा। और दूसरे वो अभ्यर्थी हैं जो इन सारी चीजों को मैनेज करेंगे। आप इनसे लड़ के आगे नहीं जा सकते, लड़ोगे तुम्हारा टाइम खराब होगा, मूड खराब होगा। इसलिए टकराओ मत इन चीजों से। यूज योर ब्रेन, इन चीजों को कैसे बैलेंस करो, इन चीजों को करो और अपनी पढ़ाई के घंटे का विस्तार करो जितना बढ़ा सको, तभी जाके हम इस सिलेक्शन तक पहुंच पाएंगे। अदरवाइज ये सिलेक्शन उतना इजी नहीं। बहुत देखो इस देश में 40-50 हज़ार 80 हज़ार पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के लिए अपनी नौकरी छोड़ देते हैं। सच्चाई में बता रहा हूं, आप रिकॉर्ड देख लीजिए उनके सिलेक्शन का। ये दोनों डाबी सिस्टर्स, इनकी मम्मी ने इनकी पढ़ाई के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। ग्रुप ए की सर्विस में थी। ग्रुप ए UPSC सिविल सर्विसेज की सर्विसेज होते हैं। उन्होंने नौकरी छोड़ दी टीना डाबी और रिया डाबी को पढ़ाने के लिए। दोनों का हुआ ना पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन, और वो भी गुड रैंक, एक की पहली एक की 14वीं 15वीं रैंक, है ना। अब एक बात बताओ, अगर इनकी माता जो है रोटी चूल्हा चौका पोछा ये सब करवा रही होती तो ज्यादा खुश होती क्या आज? मजबूरी होती है भाई। कौन सी मजबूरी? अपनी आदतों को मजबूरी कर रहे हो। कौन सी मजबूरी भाई? कि खाना जब तक वही लड़की या वही लड़का न बनाए, जब तक कि एक हमारा स्टूडेंट राजकुमार था, उसकी पढ़ाई छूट गई इसी सब के चक्कर में। तुम लोग राजकुमार का नाम जानते होगे? हाँ सर। हाँ, राजकुमार मिश्रा, उसकी बेचारी की पढ़ाई छूट गई इसी सब चक्कर में। अब एक बात बताओ, जब 50-60 साल बाद या 80 साल बाद जब वो मरेगा तो उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी नहीं रहेंगी कि हम क्या कर रहे थे, क्या करने लग गए। हमसे बहुत ज्यादा गरीब लोगों ने संघर्ष किया। प्रदीप कुमार, बिहार वाला प्रदीप कुमार, उससे ज्यादा गरीब तुम में से कोई नहीं है। जाओ चेक कर लो डेटा। 2 बार उसने UPSC दिया, दोनों बार फाइनली सिलेक्टेड। संघर्ष किए होंगे वो मैं मानता हूँ, संघर्ष बहुत किए होंगे, लेकिन संघर्ष बताने की जरूरत क्या है?
जो किया किया किया, अभी सिलेक्शन लेना है तो फालतू की चीज़ों में क्यों बहुत उलझना। इसलिए अपना दिमाग लगाओ, अपने गोल्स पूरे करो, अपने टारगेट पूरे करो और आगे बढ़ो। पेपर में डिफ़िकल्टी लेवल अभी आएगी, सारे पेपर नहीं, लेकिन हिस्ट्री के जितने पेपर आएंगे उनमें डिफ़िकल्टी अभी रहेगी, क्योंकि हिस्ट्री के हम 5-7 पेपर कर चुके हैं ना। और आपको ये तो पता है कि जब हम थोड़े पेपर कर लेते हैं तो लेवल थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता है। हाँ सर, स्टार्टिंग थोड़ा सा लो रहता है बस। स्टार्टिंग मॉडरेट रहता है और धीरे 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 हाँ, धीरे धीरे डिफ़िकल्टी फिर बढ़ती जाती है। और मैं एक बात बताता हूँ, तुम ज़िंदगी में कभी नहीं फँसोगे अगर तुम सिर्फ अपनी मेहनत का खाओगे। मेहनत के खाने में ज़हर नहीं होता, ज़हर फ्री के खाने में होता है। क्योंकि जब तुम मेहनत से कोई चीज़ करते हो ना तो तुम ठोक बजा के चीज़ें लेते हो। फ्री का समोसा तुम जल्दबाजी में खा सकते हो, पैसे दे खा रहे हो ना, और तुम्हें बासी लगेगा तो नहीं खाओगे, ले अपना समोसा रख, हम ना दे नहीं दे रहे पैसे, हमारा पैसा एकदम शुद्ध है, तो हम बासी समोसा क्यों खाएं। तो जीवन में अगर अपनी मेहनत का, ईमानदारी का और अपने गुड कैरेक्टर का, इंटीग्रिटी का अगर भोग करोगे, तकलीफ कभी नहीं आएगी। नहीं तो हर दिन गलतियां करोगे, हर दिन इधर उधर की आदतें डालोगे और हमेशा परेशान रहोगे। ईमानदारी में और भ्रष्टाचार में बहुत थिन लाइन का अंतर है। मैं सतही बात नहीं कर रहा हूं। जैसे मैं किसके नाम लेके नहीं पूछ रहा हूं, पता है क्यों? क्योंकि तुम तुरंत झूठ बोल दोगे। दूसरी गलती, तुम में से शायद कोई 2-4 बच्चे हों तो हों, आई डोंट नो, कि जिन्होंने नकल नहीं किया होगा और बाकी तो ज़्यादातर ने किया है। क्योंकि कई क्वेश्चन हमने ऐसे डाल रखे हैं, वो तुम्हारे तुक्के से भी नहीं सही होंगे और सही हैं। इसीलिए हमको डिस्कशन से ज़्यादा जरूरी था तुम्हारे आंसर का एनालिसिस करना, कि तुमने कौन कौन से आंसर कहाँ कहाँ लगाए, क्यों लगाए। लेकिन ये याद रखना, टीचर के सामने तुम लोग पेंसिल हो, गंदगी किया बिगड़ सकता है, मानते हो ना बात को? एग्जाम हॉल में तुम लोग पेन होते हो, गलती किया तो दंड मिलेगा। तुम अपने घर में, अपने बाल्यकाल में तुम लोग पेंसिल हो, गलती करो बिगाड़ा जा सकता है। माँ बाप तुम्हारी गलतियां छिपा लेंगे, साफ कर देंगे, बता देंगे बेटा ऐसा नहीं आगे करना। वही हाल टीचर के हैं। कोई टीचर क्या कर लेगा? टीचर किसी भी धृष्टता के लिए अपने बच्चों को अपने से अलग नहीं करता। डांटेगा, मारेगा, सब कुछ करेगा, अलग नहीं करेगा। कभी कभी भी दुनिया में कोई टीचर अपने बच्चों को अलग नहीं करता। खूब डांट मार लेगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन फिर पकड़ लेगा, नहीं नहीं। यही तो गुरु शिष्य का रिश्ता है, यही तो टीचर स्टूडेंट का रिलेशन है। तुम लाख गलतियां करो, लेकिन वो ये रिलेशन ही ऐसा है। तो ये हमेशा याद रखना, ऑलवेज शो योर हाई कैरेक्टर। और तुम्हारा, मैं विश्वास नहीं करता कि तुमको पता नहीं चलता होगा। गीता में एक श्लोक है, मुझे उसका मतलब तो मतलब पता है, श्लोक की लैंग्वेज तो नहीं पता, जिसका मतलब ये है कि जब भी तुम, भले तुम्हें दुनिया का ज्ञान ना हो, उसमें पहली लाइन का ये मतलब था कि भले तुम्हें दुनिया का ज्ञान ना हो, लेकिन जब भी तुम कोई गलत काम कर रहे हो, तुम्हारे अंदर से एक कॉन्शियंस आती है। क्योंकि मैंने इंग्लिश फॉर्म में कुछ चीज़ें पढ़ी, तो इसलिए मुझे इंग्लिश के शब्द पता हैं। कॉन्शियंस होती है जो बताती है कि ये ठीक नहीं है, तुम फिर भी उसे करते हो, तो वो कॉन्शियंस तुम्हें हर समय डराती रहती है कि नहीं, देख तू गलत कर रहा है, देख तू गलत कर रहा है, पकड़ा जाएगा, फिर भी तुम वो करते हो। तो तुम्हें यह अधिकार नहीं कहने का कि मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। आपको पता ना, गीता में श्री कृष्ण ने इसी तरह से भाव दिया था कि तुम ये नहीं कह सकते कि मैंने तुम्हारी मदद नहीं की ना? तुमने मेरी बात मानी क्यों नहीं? मैं था अंदर तुम्हारे, जो तुमको रोक रहा था, भाई तुम्हारी चेतना हूं मैं। श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो, तुम पेड़ के पत्ते समान हो। तुम्हें मैं ही चार्ज करता हूं, मैं ही गिरा देता हूं, फिर भी तुम्हें गुरूर किस बात का है? कुछ इस तरह से उसकी व्याख्या थी।
और फिर उसमें उसका एसेंस यही था कि जब भी तुम लाइफ में कुछ भी ऐसा गलत करते हो, मैं तुम्हें अंदर से बोलता हूँ कि गलत है, लेकिन तुम करते हो, फिर अगर तुम ये नहीं कह सकते कि मैं तुम्हारा साथ नहीं था, है ना साथ। तो याद रखना एवरीवन, तुम्हें ये नहीं पता कि मैं किस किस तरह से, चाहे क्वेश्चन के माध्यम से हो, चाहे जिन जिन तरीके से, इस तरह की चीज़ों में तो टेस्ट करूंगा, ठीक है ना। नेवर शो योर एटीट्यूड, उसका कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इस तरह के एटीट्यूड बच्चों में होते हैं, बच्चों इन द सेंस कि ह्यूमन बीइंग, जो चाइल्ड हैं। लेकिन वो जो प्रक्रिया है ना, उससे निकलने के बाद जो तुम अपने अंदर का एक मजबूत इंसान पैदा करोगे ना, वो निडर होगा, निर्भीक होगा और बड़े से बड़ा एग्जाम निकाल लेगा। और फिर वो कह सकेगा कि यूपीएससी नहीं, किसी भी ऐसे बड़े एग्जाम में सफलता पाने का जो रहस्य है वो बहुत अतीत में नहीं छुपा, वो इस बात में छुपा है कि कब तुम खुद को उस हिसाब से बदलने के लिए तैयार हो। मैं इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। अरिजीत सिंह जब सारेगामा और इस तरह के शोज में आया तो उसे बहुत मामूली मामूली लोग रिजेक्ट कर रहे थे। आप लोग यूट्यूब में जाके देख लीजिए, जिनको एक गाना उसके बराबर का नहीं आता, वो उसको रिजेक्ट कर रहे थे और तमाम तरह की इधर उधर इमोशनल बातें कर रहे थे। अरिजीत सिंह ने अपने गले को जिस तरह से तोड़ा और फिर जिस तरह का सिंगर बना, क्या मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए? वी ऑल लव हिम ना, विदाउट एनी डाउट। और इसके बाद इसके इतना नहीं, सिंगिंग तो चलो बहुत सारे लोग सीख सकते हैं, सिंगिंग सोनू निगम को भी आती है। जिस तरह का वो निर्छल मनुष्य है वो और कोई नहीं है सिंगिंग फील्ड में। न कभी किसी लड़की ने आरोप लगाया, न कभी किसी प्रोड्यूसर ने आरोप लगाया कि हमारा पैसा ले गया, न किसी ने ये कहा कि हाँ अरिजीत ने हमको गलत तरीके से बात की, हमको गलत शब्द बोले, कुछ भी ऐसा नहीं। एक ह्यूमन के तौर पर, जैसे कहते हैं ना कि शुद्ध, साफ, ईमानदार। इसीलिए उसकी ये क्षमता है कि इतनी इतनी अचीवमेंट्स के बाद अचानक संन्यास प्लेबैक सिंगिंग से। नहीं कर सकता सब कोई। जब इंसान के इरादे और गोल बड़े होना, तभी ये छोटे गोल पीछे छोड़े जाते हैं, अदरवाइज ये सब चीज़ें उतना आसान नहीं है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जीवन की कोई भी सफलताएं आपके ईमानदार होने, आपके उच्च चरित्र वाला इंसान होने के समान बराबर कोई सफलता नहीं है। अदरवाइज आप तो, मैं बता देता हूँ, औसतन 70 से अधिक यूपीएससी सिविल सर्वेंट के ऑफिसर जो 10 साल, 8 साल, 5 साल, 3 साल, 15 साल सर्विस करके हैं, वो बीच में छोड़ देते हैं। 70 से अधिक हर साल लगभग डेटा आ रहा है। इस साल का भी मैंने देख लिया, 2024 का अभी रिसेंट का ही पढ़ा है, आप लोग भी चेक कर सकते हैं। वो प्राइवेट जॉब ढूंढ लेते हैं, इधर उधर ढूंढ लेते हैं, बिकॉज तब तक वो इतनी गलतियां कर चुके होते हैं ना अंदर, कि उनके पास दो विकल्प बचता है कि इसी नौकरी को कंटिन्यू करो और हर व्यक्ति से डरो। चोर हर व्यक्ति से डरेगा ना, कि कहीं हमारा मुंशी किसी से न कह दे कि हाँ साहब ने ये वाली गाड़ी घूस में ली है, साहब के घर में फाला वाला सोफा ये सिग्नेचर करने के लिए गया था, साहब ने इस काम के इतने लाख रुपए लिए हैं। अगर मुंशी भी किसी से कह दे, किसी आरटीआई एक्टिविस्ट से, राहुल मिश्रा प्रेजेंट, यस सर, बेटा होता है ना ये सब, बिल्कुल सर। और किसी आरटीआई एक्टिविस्ट से अगर कोई ऐसा मतलब अगर कोई अधिकारी इस तरह का चोर है ना, तो सबसे डरता है। बिल्कुल सर, ऐसा हुआ है 2 लाख नागपाल हमारे यहाँ। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये 70, 80, 75 लोग हर साल यूपीएससी छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? बिकॉज उनके पैर इतने सन चुके होते हैं ना, उनको पता है या तो ये जिंदगी जियो डर डर के, सुबह शाम डरो, सुबह शाम डरो, या इससे अच्छा है कोई दूसरा काम कर लो, अब आगे भ्रष्टाचार नहीं। तो इसलिए लाइफ जैसी भी जियो, इंटीग्रिटी के साथ जियो। बाद में मत कहना कि कोई तुमको बोलने वाला नहीं था, घर में तुमको कभी किसी ने नहीं कहा, बाहर तुम्हें वैसे टीचर नहीं मिले, वैसे लोग नहीं मिले, वैसे सीनियर नहीं मिले, वैसे दोस्त नहीं मिले, वैसे गाइड नहीं मिले, जो इन सारी चीज़ों पे इतना जोर दे के बात कर रहा हूँ। और एक बात और, जैसे पेरेंट्स के सामने ना तुम्हारा कोई ये नहीं, कोई तुम्हारा ईगो वजूद कुछ नहीं होता, उसी तरह तुम कितने भी ज्ञानवान हो जाओ, कितने भी अमीर हो जाओ, मास्टर जी के सामने ना तुम बच्चा ही रहते हो। मास्टर जी का ओहदा कोई तुम कभी ले नहीं सकते।
उसके पीछे वजह है। जो सही में मास्टर जी हों, जो सही में टीचर हों, जिन्होंने टीचिंग पे जोर दिया हो, जिन्होंने अपने स्वार्थ को अपने काम के आगे नहीं आने दिया, जिन्होंने कहा हो इन सारी चीजों पे इतना जोर देके। इसीलिए आप ऐसी गलतियां मत करिए, ईमानदारी से अपनी नॉलेज से करिए, कॉमन सेंस यूज करिए क्वेश्चन टिक करने में, आंसर राइटिंग करने में। जैसे आंसर राइटिंग बहुत सारे बच्चे करते क्या है, इधर को उदाहरण उधर लिख देते हैं और ये सोचते हैं कि अगर गलत हुआ तो एग्जामिनर समझ लेगा गलत है, नंबर नहीं देगा। बस वो ये नहीं सोचते कि एग्जामिनर कभी ना कभी ये जान लेगा कि तुम जानबूझ के फेंक रहे हो। ऐसा फेंकने वाला चाहिए क्या यूपीएससी को? नो सर। नहीं सर। और तुम्हारी आंसर राइटिंग में वो फेंकना ना दिख जाता है कि ना तुमने फेंक रहे हो। कैसे बच्चे, मैं बताता हूँ बच्चे कैसे फेंकते हैं। कुछ भी कोटेशन लिखा, नीचे लिख दिया गांधी जी, गलती से नहीं लिख दिया क्योंकि वो कोटेशन एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए तुम फेंक रहे हो। यस और नो? एग्जामिनर को पता है कि तुम फेंक रहे हो, मत करो ऐसा, कभी भी मत करो। कोटेशन लिखा, गांधी जी का नहीं है, कुछ मत लिखो नीचे, बस तभी तुम्हें नंबर मिलेगा। हो सकता है 0.5 नंबर कम मिले गांधी जी का नाम ना लिखने से, लेकिन गांधी जी का नाम गलत लिख देने से हो सकता है वो तुम्हें 0 नंबर दे दो उस क्वेश्चन में, क्योंकि तुम जानबूझ के फेंक रहे हो। ये गलती नहीं है, ये सब मत करना एग्जाम में कभी। इसीलिए मेंस का उत्तर सादे कागज में लिखवाते हैं वो लोग तुमसे, और खूब अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए, दिमाग का तेज होना चाहिए, तेज रीडिंग। आपको पता है कि सी सेट का पेपर जिसने बनाया वो भी पूरा नहीं पढ़ पाएगा 2 घंटे में। पैसेज कितने पड़े? सिंपल है, ये सच्चाई है, ये मैं तुमको बता देता हूँ। कोई ऐसा नहीं जो पूरा पेपर पूरा सावधानी से अलर्ट होकर पूरा पढ़ लेता है। ये उद्देश्य नहीं है यूपीएससी का। यूपीएससी का उद्देश्य क्या है, ये कि तुम ये पहचान लेते हो कि नहीं कि किसको छोड़ना है। अगर तुमने ऐसे 10, 12, 15, 20 क्वेश्चन छोड़ दिए और तुमने उन 60 को टारगेट कर लिया, उन 65 को टारगेट कर लिया जो तुम कर सकते हो, तो तुम ज्यादा योग्य व्यक्ति हो ना। या हर चीज ट्राई करना योग्यता है? बुफे में हर खाना खाना योग्यता है, या जो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है वो खाना योग्यता है? जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। भाई बहुत सारे बुफे में शराब भी होती है, बहुत सारे बुफे में बहुत अजीब अजीब खाने होते हैं। तो हमें हमेशा जो है अपनी बौद्धिकता का परिचय देना है इन चीज़ों में। ये वो खाने का टेस्ट नहीं है, वो बौद्धिकता का टेस्ट है। उसी तरह यूपीएससी सी सेट इस बौद्धिकता का टेस्ट है कि तुम कितने क्वेश्चन कर सकते हो, और ये क्षमता सबकी बराबर है क्या? नो सर। सबकी क्षमता अलग अलग है। तो अगर सबकी क्षमता अलग अलग है तो क्या हम सभी को ये 32 मैथ के क्वेश्चन, 28 कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन, और 22 क्वेश्चन रीजनिंग के, क्या हमको पूरे पूरे करने हैं? नो सर। नहीं, क्लियर कट नो समझ लो, सर। क्लियर कट समझ लो, पूरे पूरे नहीं करने। नंबर 2, 20 होंगे तो 2 नहीं। अच्छा 20, 20 होंगे। हाँ ठीक। तो क्या हमको पूरे पूरे करने? उत्तर है नहीं। अच्छा एक बात बताइए, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो राहुल को ये वाले क्वेश्चन इजी लग रहे हैं और इसने वो 28 कर दिए, तो क्या इसका मतलब ये है कि सबको ये वाले 28 पूरे करने हैं? नो सर। नहीं, किसी की क्षमता यहाँ ज़्यादा होगी, किसी की क्षमता यहाँ ज़्यादा होगी। तो हर व्यक्ति को अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अपना कॉम्पोजिशन चूज करना होगा ना, कि हमको कहाँ पे कौन से क्वेश्चन हटाने हैं और कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यस सर। किसी का मैथ बहुत स्ट्रांग होगा तो उसे लगता होगा हम मैथ के क्वेश्चन पे ज़्यादा सीरियसनेस दिखाएंगे, और उस पर अगर हमको ज़रूरी हुआ तो हम टाइम दे भी देंगे 1 आध मिनट एक्स्ट्रा का भी, क्योंकि वो हम अच्छे से कर लेते हैं, वो हमारा स्ट्रांग एरिया है। और छोड़ना हुआ तो हम रीजनिंग या पैसे छोड़ देंगे जहाँ हमारा टाइम खराब होगा। तो अलग अलग इंसान की अलग अलग कॉम्पोजिशन है, तो आप सबकी कॉम्पोजिशन इसके हिसाब से अलग अलग बनेगी। यस और नो? देखो एक बात समझो, हमको चाहिए कितने? 48 मैथ,
रीजनिंग और पैसेज यानी कि गद्यांश। अगर मान लीजिए कोई बच्चा मैथ में 20 कर रहा है, रीजनिंग में 10 कर रहा है और पैसेज में 18 कर रहा है, ऐसा कोई बच्चा हो सकता है। कोई बच्चा ऐसा हो सकता है कि मैथ में 25 कर रहा हो, रीजनिंग में 10 कर रहा हो और इधर कर रहा हो लेट से 15 गद्यांश में। कोई बच्चा ऐसा भी होगा जिसका ये एरिया कम अच्छा है तो उसने इधर सिर्फ 15 किए, इधर उसने 15 किए और इधर उसने 15 कर लिए या 20 कर लिए। चलो हम कुछ भी लिख लेते हैं, 20 लिख लेते हैं। कोई बच्चा ऐसा होगा जिसका ये और कमजोर होगा तो इधर केवल 10 किए, इधर उसने थोड़ा जोर लगाया और 15 कर लिया, इधर उसने 25 कर लिया, या यहाँ पे थोड़ा बढ़ा लिया 18 कर लिया। इस तरह से कुछ भी कॉम्पोजिशन होंगे। अब एक बात बताओ, इन सब में इसने कितने सही किए? जोड़ो। एक्स के कितने बन रहे हैं? क्वेश्चन 48। वाई के कितने बन रहे हैं? 50। जेड के कितने बन रहे हैं? 50। और ए के कितने बन रहे हैं? 48 सॉरी सर 48 ये 18 है। फिर कितना होगा? जोड़ो। या 53? 53 होगा। जोड़ते नहीं हो, जल्दबाजी में बोल देते हो। सी सेट तो इन सबका क्लियर हो रहा है ना? यस सर। अगर हम कहें इस बच्चे को यानी कि वाई को, जो कि 28 में सिर्फ 15 क्वेश्चन पैसेज का कर रहा है, तो क्या हम ये बोलेंगे कि ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का महारथी है? नहीं ना? या हम इसको मानेंगे कि ये मैथ का महारथी है? या हम इनको मानेंगे कि रीजनिंग का महारथी है? नहीं। अलग अलग पर्सन की अलग अलग काबिलियत है ना। तो एज ए टीचर मान लो मैं आपको पूरे 80 क्वेश्चन की पूरी कवरेज दूंगा, इस तरह नहीं। पूरी मतलब पूरी। मैथ में 32 आ रहे हैं तो 32 की, रीजनिंग में 20 आ रहे हैं तो 20 की, और पैसेज में 28 आ रहे हैं तो 28 की। लेकिन आपकी क्षमता के हिसाब से ये कॉम्पोजिशन ऊपर नीचे होगा, ये हम जानते हैं। सबकी बराबर क्षमता नहीं बनेगी। तो आप अपने हिसाब से अपने स्ट्रॉन्ग एरिया को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि वहां पे तुम्हारे मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो। लेट्स से हम मैथ पुअर से शुरू करते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे का मैथ पुअर है, तो उसे क्या करना चाहिए कि उसे ये इंश्योर करना चाहिए कि इधर पैसेज में 20 से कम ना सही हो, गलत हो, और इसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसेज की खूब प्रैक्टिस करे। ठीक, कितने कितने सही होने चाहिए? 20। ठीक, कितने सही होने चाहिए? 20 मिनिमम का स्कोर बनना चाहिए। अगर उसने 20 का स्कोर बना लिया तो उसके कितने नंबर हो गए? 20 गुणे 2.5 50। रीजनिंग में उसे ये कोशिश करनी चाहिए, मैं मैथ पुअर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 20 आता है तो कम से कम 15 के ऊपर सही हो, उसका स्कोर बने मतलब। तो अगर 15 सही होते हैं तो 15 गुणे 2.5 करो, 37.5 आएगा, है ना? मैथ में मान लीजिए 8 10, अरे 32 में 8 10 भी अगर हम मान लें कि 10 का स्कोर उसने सही किया, कितना आया? 25। जोड़ो कितना हुआ? 107। अगर हम माइनस मार्किंग एडजस्ट करके इतने इतने क्वेश्चन भी ठीक कर लेते हैं तो भी हमारा सीसेट क्वालिफाई है। यस और नो? इसीलिए हमने गोल रखा है 110 से 120। जिसका मैथ स्ट्रांग नहीं है उसको 110 प्लस कोशिश करनी चाहिए, और जिसका मैथ स्ट्रांग है उसे 120 प्लस कोशिश करनी चाहिए।
ये वेरिएशन क्यों? हम कैसे करीब 112 कितना? 112 112? एक- अभी एक- आपकी कैलकुलेशन मैंने लिख दिया 112। तो मैंने 112 बोला, मुझे लगा मैंने गलत कोई बात calculation कोई कर- वेरीफाइड, ऑलवेज वेरीफाइड। 112 ना? सेफ है? Yes, sir. सेफ है ना? तो अगर आपको सी सेट क्वालिफाई करना है तो आपको अपने कॉम्पोजिशन पर खूब मेहनत करनी चाहिए। अब एक बात आएगी, आप लोग बोल सकते हैं सर आप तो 60-70% टाइम मैथ में लेंगे, और अगर हमारा मैथ कमज़ोर है, एक बात तुम क्या ये मेरे को ये अपने अपने बिलीफ थोड़े बता के आओ। मान लीजिए आप में से किसी का मैथ कमज़ोर है, तो क्या तुम ये मान के चलते हो कि 3 महीने में तुम्हारा मैथ एकदम? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा, और ना मैं कोई गलत विश्वास आपके अंदर डालना चाहता हूँ। आपको क्वेश्चन क्वालिफाई करने के तरीके ढूंढने होंगे, एरियाज पे कमांड रखनी होगी कि हमको मिनिमम इतने क्वेश्चन निकाल लेने हैं। 32 में 15, 32 में 18, 32 में 20, जो भी बन जाए। हम आज से नहीं जानते, हो सकता है आप 32 में 25 सही कर लें प्रैक्टिस करके। लेकिन हमको अपने से हमको ये विश्वास नहीं करके चलना चाहिए कि 3 महीने में मैं महारथी हो जाऊंगा। देखो मैं कुछ मेटाफर बड़े अच्छे यूज़ करता हूँ, इनको तुम हमेशा यूज़ करोगे तो हेल्प मिलेगी। अगर मान लो मेरे जैसे कोई व्यक्ति कल को तुम्हें दावा करे कि 3 महीने आप मेरे यहाँ आओ, मैं मैथ में तुमको रामानुजन बना के छोड़ूंगा। रामानुजन को जानते हो ना? मैं चलो रामानुजन तो बहुत ही महान थे, साधारण व्यक्ति, मैं मैथ में तुमको एक टैलेंटेड बंदा बना के छोड़ूंगा। अगर वो व्यक्ति इस काबिल होता है ना, तो उसको यूनेस्को ढूंढ लेता और उसके नाम का ताजमहल बनता। मानते हो ना बात को? ऐसा कोई काबिल व्यक्ति नहीं है धरती में। सत्य को जानना सीखो। और वो अगर ऐसा व्यक्ति होता ना तो रोज अखबारों में छप रहा होता। ये सच्चाई नहीं है, नहीं, ये सत्य नहीं है कि कोई किसी को 3 महीने में मैथ, इंग्लिश, हिंदी या किसी भी विषय में महारथी बना देगा, नहीं होता। सिंपल, हमें सिलेक्शन लेने के तरीके ढूंढने हैं, उस पर काम करना है। हम महारथी बनने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें अपना वो मिनिमम नंबर कितना 110, 115, 120 है ना, कुछ इस तरह का अपना मिनिमम। सी सेट में यही स्ट्रेटजी, ये बात हम जीएस में नहीं करते, सी सेट में यही स्ट्रेटजी कि हम उतना मिनिमम सिक्योर कर लें। सिंपल, सिंपल ना? तो हम इसी तरह इसी स्ट्रेटजी पे काम करेंगे कि आप लोग जैसे अगर आपका मैथ स्ट्रांग है तो आप मैथ की खूब प्रैक्टिस करिए, और पीवाईक्यूज भी हमारा, देखो सही बात है कि हमारा सही आधार पीवाईक्यूज है। मैं आपको आपकी बार क्वेश्चन दूंगा, आप सबको डेली क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। डेली नहीं दूंगा तो हफ्ते में इतने दे दूंगा कि आप उनको करते करते मतलब प्रैक्टिस करते रहें। और टॉपिक वाइज ही दूंगा, जो टॉपिक चलेगा उसी टॉपिक के क्वेश्चन ग्रुप में आपको मिलेंगे। 1 या 2 लोगों को हम उसका मेंटोर बनाएंगे, कुछ एक्टिविटीज़ और चलेंगी सी सेट में। मैक्सिमम दो लोग का मेरा थॉट है कि 2 लोगों को बनाएंगे, जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो हमको बताएंगे शुरुआत में 2-4 क्लास लेने के बाद कि हाँ आप सी सेट में लीडर होना चाहते हैं, तो हम उसमें एक्टिविटीज़ करेंगे कुछ ना कुछ। एक्टिविटी से याद आया, आपके रिकॉर्डिंग सेशन पे थोड़ी बात करनी है, जरूर करेंगे 5 मिनट बाद। तो इसी अप्रोच पे काम करेंगे, और दोनों अप्रोच हम लेके चलेंगे, यानी कि हम मैथ एक साइड लेके चलेंगे और एक साइड कॉम्प्रिहेंशन प्लस रीजनिंग, और एक साइड मैथ चलता रहेगा लास्ट तक। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि हमें कॉम्प्रिहेंशन पे ज़्यादा अच्छी कमांड करनी है, तो कॉम्प्रिहेंशन में ले दे के 8 तरह के कॉम्प्रिहेंशन होते हैं। यूपीएससी उनमें से 5 या 6 तरीके की पूछता है, नॉर्मली 5 तरह के पूछता है। हाँ, जरूरी नहीं कि हर साल वही 5 पूछे, उनका वो मेथड चेंज कर सकता है कि अगले साल ये टॉपिक टाइप ना पूछ के कोई दूसरा टाइप पूछ ले, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन होते कितने टाइप के हैं? केवल 8 तरह के बस। तो जाहिर सी बात है उसमें हम उतना टाइम नहीं देंगे, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा, मैथ के बराबर टाइम नहीं देंगे, ज़्यादा टाइम तो मैथ में ही देंगे, और पैसेज से ज़्यादा टाइम हम रीजनिंग को भी देंगे, जबकि रीजनिंग में क्वेश्चन कम आता है। अगेन रीजन वही है कि रीजनिंग में 14-15 टाइप की रीजनिंग होती है, उनके सब टाइप्स होते हैं, तो वो फिर अपने आप में चैप्टर बन जाते हैं 14-15, तो हमको सबको टाइम देना पड़ेगा। वर्स्ट केस किसी को 1 दिन, किसी को 1.5 दिन, किसी को 2 दिन, इस तरह देना पड़ेगा।
और उसकी प्रैक्टिस इसी हिसाब से हमको लेके चलनी पड़ेगी। आप लोग अपने हिसाब से किसी चीज़ की प्रैक्टिस ज़्यादा या कम कर सकते हैं, लेकिन जितना हम करवा रहे हैं मिनिमम वो तो सबको करना है। हमारे बाद प्लस में आप लोग उन चीज़ों को प्रैक्टिस यूपीएससी पीवाई, लेट्स से कि हम मैथ और पैसेज कर रहे हैं एक हफ्ते में, 1 या 2 दिन हमने पैसेज किया, 3 या 4 दिन हमने मैथ किया, तो जो मैथ के क्वेश्चन आपको मिलने हैं वो सबको करने हैं। आपका क्या प्लान है उससे मतलब नहीं है। जो हम पैसेज या रीजनिंग दे रहे हैं वो आपको सबको करना है, आपका क्या प्लान उससे मतलब नहीं है। बियॉन्ड दैट आप यूपीएससी के पीवाईक्यू सबके पास होंगे, सीसैट के, वहां पर आप अपनी प्रैक्टिस ज़्यादा या कम कर सकते हैं। किसी सेक्शन में आप किसी सेक्शन में ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं ज़्यादा कर लीजिए, वो लिबर्टी है, लेकिन जितना हम देंगे वो करना पड़ेगा। चलो अब आपके डाउट जो भी हों सीसैट के बारे में वो पूछ लो, फिर हम रिकॉर्डिंग सेशन पे 5 मिनट बात करेंगे। हाँ, कोई डाउट है पूछिए। सर हम्म जो सीटेट का पेपर अपलोड है ऐप में, सर क्या वो हिंदी में हो सकता है क्या पेपर? देखिए मैथ में हिंदी पॉसिबल शायद नहीं है, मैथ में हिंदी की दिक्कत है, उसमें हिंदी में नहीं है। और आप मुझे देखो पूनम, एक बात पूनम ना, यस सर, पूनम थी। हाँ पूनम देखो, थोड़े थोड़े तुम्हें शब्दों के मतलब बस जानने पड़ेंगे। जैसे इंटीजर लिखा है तो उसका क्या मतलब है, इवन नंबर लिखा है तो उसका क्या मतलब, बस इसी तरह के लेट्स मुश्किल से 20-25 शब्द होंगे जिनका तुम्हें डिक्शनरी मतलब ढूंढना पड़ सकता है। मैथ में इतना इशू नहीं होता बेटा कि आप उसमें हिंदी इंग्लिश ढूंढें, पैसेज हम हिंदी में अलग से देंगे, रीजनिंग और मैथ इंग्लिश में ही रहेगा। यहाँ पे हम सबका मतलब बताएंगे, आप वो चिंता ना करो, ठीक है। ओके सर। जैसे अब एनवायरमेंट में आपको तो लग रहा होगा इंग्लिश मीडियम की क्लास है ना? नो सर, एनवायरमेंट समझ में आ रही है। नहीं वो ठीक है, लेकिन बोर्ड जो लोग देखते हैं, जिन टीचरों ने आप लोग की क्लासेस देखी हैं, वो कहते हैं कि मतलब आपकी हिंदी मीडियम के बच्चे समझ लेते हैं सब। नहीं सर, बस सीखने को मिल रही है सर, इसमें क्या बुरी सीखने बात को है? मिल रहा है ना, क्योंकि मैडम सबका हिंदी बताते हैं, इंग्लिश भी लिखते हैं, तो उससे आपको सीखने को मिल और रहा क्या है। सर, आप इंग्लिश भी ठीक होती आप है। 2-3 महीने अगर इस चीज़ की, वैसे भी तुम लोग अपने दूसरे साथियों से बात करके देख लेना, तुमको दूसरे साथियों की तुलना में पता चल जाएगा कितना इंग्लिश के वर्डों का अंतर है, शब्दों का। क्योंकि हम लोगों ने इकोनॉमी पढ़ लिया है, हम लोगों ने सोशियोलॉजी पढ़ लिया, और इतने सारे शब्द आए हैं हिंदी इंग्लिश के कि वो सब हम सबको पता है। और ये है डिफरेंस, इसी वजह से अब आप इंग्लिश की चीज़ें ज़्यादा अच्छे से सुन सुन के और पढ़कर ज़्यादा जल्दी समझ सकते हैं। हाँ, सब कुछ तो नहीं हो गया, बट फिर भी काफ़ी कुछ सुधार आप लोगों में हुआ है। तो मैथ में भी ऐसा रहेगा कि इंग्लिश के सारे वर्ड्स आएंगे, हिंदी के वर्ड्स हम उनको बताते रहेंगे बीच बीच में, और आपको उसी तरह से चलना चाहिए, ठीक है। पैसेज में हम डेडिकेटेड हिंदी का कराएंगे, और अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे इस बैच में हुए तो बाइलिंगुअल कराएंगे। लेकिन मैथ और इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग तो बाइलिंगुअल ही होगा। अब बोलो प्रिया। आपने कहा हिंदू तो अभी इंक्लूड किया ही नहीं इंग्लिश सुधार कार्यक्रम में। नहीं, वो बात उतनी इफेक्टिव तरीके से लागू हुई नहीं है जितना होना चाहिए था, बट फिर भी जितना आपने किया उतना आपको परिणाम मिले। जिन लोगों ने एकदम नहीं किया उनको अभी भी संघर्ष करना पड़ रहा है, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत किया उनका थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट है, बट फिर भी उसमें वो चीज़ें नहीं हो पाई जो होनी चाहिए थी। इतना हुआ है कि आप द हिंदू का करंट अफेयर समझ लेते हैं रोज, क्या कहते हो? नहीं सर, पहले ये भी स्थिति नहीं थी, पहले इस चीज़ से भी डर लगता था। चलो ठीक है, करेंगे इस चीज़ को और ईजी करेंगे। तो सर मेरी स्थिति बहुत खराब थी इसको देख के, लेकिन आपकी इकोनॉमी की क्लास और ये जो क्लास होती है हिंदू की और इन्वायरमेंट क्लास जो अब चल रही है, इसकी वजह से थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है। पहले ज़्यादा दिक्कत होती थी सर, समझ नहीं आता था। तो सी सेट में और कोई किसी का कंफ्यूजन है कुछ भी? नो? चलिए ठीक है, मुझे बताइए कि रिकॉर्डिंग सेशन कैसे चल रहे हैं?
फिर मैं जीना हाँ जिनल बताइए। मतलब सर सही है भावना का तो कराते हैं हम्म मतलब ऐसा होता है मतलब ऐसा नहीं बट एक फिक्स टाइम में उसका कंप्लीट हो जाता है तो फिर अच्छा होता है हम्म क्योंकि 3 क्लास उसने कराए हैं हम्म तो बस ये वही है कि टाइम में अगर एग्जैक्ट टाइम पे खत्म हो रहा है तो अच्छा है क्योंकि हर रोज हमको एक एक सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने को मिल रहा है क्योंकि हम खुद से नहीं कर सकते हैं आपने हाँ जैसे मैं देखो एक बात मैं आपको बताऊँ, आप मेहनती भी हैं ना तो भी आप उतने टाइम में सारे सब्जेक्ट का रिवीजन नहीं करेंगे। क्यों? मेहनती होना एक बात है, अटेंशन होना अलग बात है। अटेंशन ज़्यादा खर्चीला और महंगा है। उन्हीं चीज़ों को आप में आपस में बांट देने में हमें अटेंशन पर अपना दिमाग नहीं खर्च करना, और वो स्वतः हो रहा है। बस आपको प्रेजेंट रहना चाहिए, मन हो चाहे ना हो, तबीयत खराब हो चाहे ना खराब हो, प्रेजेंट रहना चाहिए और जितनी काबिलियत है उतना पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर तुम बीमार हो, बता दो कि हम बीमार हैं, सिर्फ सुनेंगे, बस झूठ मत बोलो। ये हमेशा याद रखना कि जब तुम झूठ बोलते हो ना, छोटे बच्चे तक को पता चल जाता है झूठ बोल रहा है, क्योंकि हम सबके अंदर झूठ समझने का सॉफ्टवेयर है, स्पष्ट नहीं है बस, इसलिए हम प्रतिक्रिया नहीं देते। सुन के लगता तो है कि गड़बड़ बोल रहा है। इसलिए मैंने तुमसे एक बार बताया कि कभी भी कोई इंसान ज्यादा झूठ बोले, तुम घूर दो तेजी से, तो तुम्हें पता चल जाएगा कहाँ कहाँ गड़बड़ है। जैसे आज खैर नॉट सो इम्पोर्टेंट। और आप लोग बताओ, इसका मतलब रिकॉलिंग सेशन में ऐसा है, किसको किसको लगता है कि हाँ टाइम वेस्ट है? आप छोड़ सकते हो, हमें बता दीजिए कि जैसे अगर आप किसी को लगता है कि हाँ इसमें टाइम वेस्ट है, तो वो आप हमें बता सकते हैं कि इसमें हमको ये दिक्कत है, तो अगर संभव होगा तो वो हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, ठीक है। और अगर इम्प्रूवमेंट ना हो सका तो आपको हम लिबर्टी देंगे कि आप इसको ज्वाइन, मतलब इसके बगैर अपना काम कर लो। सर मैं कुछ बोलूं हम्म मतलब सर ऐसा नहीं है बट अभी मतलब आपने बोला है ना 2 आवर में कंप्लीट हो जाता हम्म है टाइम भी बचता है और हम थोड़ा बहुत सीख भी लेते हैं कि हम्म दोनों सब्जेक्ट अगर 2 आवर कंप्लीट हो जाए एग्जैक्ट 2 आवर नहीं बट 20 मिनट ऊपर जाते हैं फिर भी तो वो अच्छा है क्योंकि फिर हमें टेस्ट का भी पढ़ना होगा अब तो सीजेट भी चलेगा तो वो भी आ जाएगा ना हम्म इसीलिए मतलब 5 बजे तक नहीं अगर हम मतलब 7 बजे देखो तक का देखो एक चीज हमेशा समझो कि टाइम कॉम्प्रोमाइज दो तरीके से होता है। एक, परफॉर्मेंस कम और समय भी कम लगा। एक परफॉर्मेंस कम और समय भी हमने कम दिया, इसे ना नालायकी कहते हैं, इसे गैर जिम्मेदार होना कहते हैं। एक दूसरा कि हम प्रयास बहुत कर रहे हैं इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है, आउटकम उतना नहीं निकल रहा। इसे हार्ड वर्क विदाउट प्रॉपर प्रैक्टिस या विदाउट राइट डायरेक्शन कहते हैं। इट इज़ नॉट बैड, इसमें कमियां हो सकती हैं बट इट इज़ नॉट बैड, क्योंकि इसे सुधारा जा सकता है, उसमें एफिशिएंसी लाई जा सकती है, उसमें कामचोरी नहीं है। तीसरा कि हम सही टाइम दे रहे हैं और सही आउटकम निकल रहा है, ये बेस्ट है। तो जब हम कोई चीज़ शुरू करते हैं ना तो ऐसा होता है कि हम एफर्ट ज़्यादा लगाते हैं और आउटकम कम रहता है, ये नेचुरल है। और दूसरी बात, ह्यूमन बीइंग के लिए कभी संभव नहीं है कि वो हमेशा एक बंधे हुए घंटों में काम करे। वो कभी 10-15 मिनट आगे जाएगा, कभी 5-7 मिनट पीछे जाएगा। ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है? 1, कि कितना कंटेंट कवरेज है। 2, उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है। 3, उसमें फैक्ट और कॉन्सेप्ट का बैलेंस कितना है। फैक्ट ज़्यादा कॉन्सेप्ट कम, जल्दी खत्म होगा। कॉन्सेप्ट ज़्यादा फैक्ट कम, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। और फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों ज़्यादा तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना। इसलिए आप लोग ईमानदारी से चीज़ें करो, मेहनत से करो। टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लग रहा है ना, लगने दो, आउटकम निकल रहा है ना। नहीं निकल रहा तो आप लोग अकेले थोड़ी ना हो, बाकी लोग भी तो पढ़ के आए हैं, वो कोशिश करें कि इसमें आउटपुट ज़्यादा निकले। देखो बहुत सिंपल है कि जिसने घर में थोड़ी प्रैक्टिस की शुरुआत में, उसका परफॉर्मेंस यहाँ अच्छा आ रहा है। जैसे रिकॉर्डिंग सेशन में भावना का मैंने वो एक कौन सा बच्चे सैटेलाइट वाला तुमने पहला वीडियो हमको भेजा था, निसार 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 वाला, हाँ,
वो पहला इसका वीडियो था और मुझे तभी से वो मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा है कि हाँ इस तरह अगर चीज़ चलेंगी तो अच्छा है। हुआ क्या, इससे इसका दिमाग धीरे धीरे उसी में अडॉप्ट हो गया, इसी को पैटर्न मेंटेनेंस कहते हैं, पैटर्न बन गया, इसीलिए इसका वो बेस लाइन हो गया। अब ये उसके ऊपर खोजती होगी कि इसको कैसे और अच्छा करें। जिसने उन दिनों में मेहनत नहीं की, काम चोरी करी, उसका आज भी पैटर्न नहीं सुधर रहा। इसलिए मैं तुम सबको कहता हूँ कि बर्डन चाहे जितना हो लाइव क्लास में जरूर आओ। रिकॉर्डिंग क्लासेस और लाइव क्लासेस बराबर नहीं होती। रिकॉर्डिंग क्लासेस में तुम्हारा अटेंशन उतना एक्टिव नहीं होता, लाइव क्लासेस में तुम्हारा अटेंशन एक्टिव होता है, क्योंकि लाइव क्लासेस में तुमको पता है कि टीचर कभी भी तुम्हारा नाम ले सकता है। अनामिका, इसका क्या मतलब है? लेकिन रिकॉर्डिंग क्लास में तुमको पता है कि सुन रहा है, तुम्हारा ध्यान चाहे जहां रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए तुम्हारा माइंड उसी तरह से पार्शियली एक्टिव होता है रिकॉर्डिंग क्लासेस में। इसी वजह से रिकॉर्डिंग क्लासेस में सिलेक्शन का रेशियो बहुत कम है। जो ज़्यादा सिलेक्शन का रेशियो है वो लाइव क्लासेस में। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन तब होता है जब दोनों तरह की ऊर्जा उछाल मार रही हो, टीचर में भी स्टूडेंट में भी, और दोनों में एक दूसरे के प्रति सतर्कता हो। टीचर को इस बात की सतर्कता हो कि स्टूडेंट कभी भी पूछ लेगा, स्टूडेंट को इस बात की सतर्कता हो कि टीचर कभी भी पूछ लेगा, तो उसमें ब्रेन हमेशा एक्टिव मोड में रहता है, इसलिए आपकी मेमोरी ज़्यादा होती है। इसीलिए आपकी मेमोरी ज़्यादा होती है अगर आप लाइव क्लासेस में हो, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारे अंदर एक अलर्टनेस है कि टीचर कभी भी तुम्हारा नाम पूछ लेगा। बहुत देर से सन्नाटा काटे, कहाँ गायब है? जैसे हम अभी तक आपकी जितनी क्लासेस हुई हैं, इनमें हमने 2-3 बार हम लाइव हुए हैं ये चेक करने के लिए कि कौन कौन प्रेजेंट है, कौन कौन एब्सेंट है। जैसे आज हमने देखा 3 घंटे के बाद केवल 10 बच्चे थे, कौन कौन एब्सेंट हमें याद है? तो क्यों क्यों एब्सेंट है? अभी आगे से नहीं रखना। और यही चीज़ साइंस टेक इसमें सीसैट में हमें नहीं सुनना है कि तुमने इस वजह से नहीं किया। हमें बस 2 चीज़ सुननी है कि हमने कर लिया है, और दूसरी चीज़ कि 1000 बहानों के कारण हम बस कर रहे हैं, थोड़ी देर में हो जाएगा। और कोई तीसरी चीज़ हमें नहीं सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, तो कर लिया वाला ही बेस्ट है। हम लोग ये टॉपिक्स इस तरह से कवर करेंगे। डेली आपको टॉपिक वाइज जो टॉपिक हो रहे होंगे उसमें सिंपल से शुरुआत करेंगे, एकदम सिंपल से शुरुआत करेंगे। मैथ से शुरुआत करेंगे। पहले ही हफ्ते मैथ और पैसेज दोनों होंगे। हेलो, पहले ही हफ्ते मैथ और पैसेज दोनों होंगे। हम आपको मैथ में अकेले थकने नहीं देंगे, और दोनों को अप्रोच हमें लेके चलना है। शुरुआत में हम मैथ और पैसेज लेके चलेंगे, बाद में मैथ और रीजनिंग लेके चलेंगे। अगर आपके कोई सुझाव हो इसमें अभी देने के लिए, क्या आपने सोचा सीसैट ऐसे होता तो अच्छा होता, तो वो आप हमें पहले बता दो, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर आए। हाँ, समीक्षा हम्म, सर वॉइस आ रही है? यस आ रही। सर मैं रिकॉर्डिंग सेटअप के बारे में कुछ बोलना चाहती। अच्छा, रिकॉर्डिंग सेशन पे बताइए। सर जो मतलब रिकॉर्डिंग होता है बहुत जैसे होता है बहुत अच्छा होता है, वो सही लगता है, और जो ट्रिक्स वगैरह होती हैं वो इतने जल्दी में नहीं हो पाती हैं, और अगर एक बार पूछो और सेकंड बार मतलब वहां से भी फिर किसी को ज्यादा बार नहीं पूछ सकते हैं। तो जो मतलब कि ट्रिक्स वगैरह होती हैं अगर वो शेयर हो जाए, जब वो हो जाएगा मतलब डिस्कशन के बाद, तो फिर जब भी हम लोग मतलब रिवीजन करने जाएंगे तो रिकॉर्डिंग वाला वो हमारे पास रहेगा, तो हम तुरंत से उसको एक बार देख सकते हैं बाद में भी। देखिए समीक्षा, ये इसमें जो सीखता है वो मैटर उसी का हो गया। देखिए इसमें ना एक फंडामेंटल एरर है, त्रुटि है। त्रुटि क्या कि जब भी रिकॉर्डिंग सेशन शुरू होता है ना, आप सबको पता होता है कौन से टॉपिक होंगे। तो आप सबको रिवीजन करते समय अपने ट्रिक्स डेवलप करना चाहिए, या ऐसा है कि हाँ भावना के अंदर ज़्यादा टैलेंट है और तुम्हारे अंदर कम है? नो सर, ऐसा तो नहीं है, सारे बच्चे टैलेंटेड है। ये तो बाई चांस की बात है कि भावना उस दिन प्रेजेंट है और भावना को कोई टास्क मिल गया। तो आप सब लोग अपने अपने मेथड रिवीजन करते समय ग्रो करो। हम इस बात को इसलिए नहीं सपोर्ट करते कि कोई बच्चा किसी को अपने ट्रिक्स पहले शेयर करे,
इससे ना तुम्हारा दिमाग उसका फॉलोअर बन जाएगा। और हम किसी को फॉलोअर नहीं बनने देखता, किसी को हम भक्त नहीं बनते हुए देख सकते। आप सब इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग हैं। गॉड ईश्वर अल्लाह जिसने आपको बनाया उसने आपको बराबर का टैलेंटेड बनाया है। आप उसकी प्रैक्टिस कम करो इसलिए आप नीचे रह जाओ, ये आपकी गलती है। हाँ, तो रिकॉलिंग सेशन क्यों करते हैं? सो दैट कि आप आर्गूमेंट काउंटर आर्गूमेंट करो, आप उससे अच्छा तरीका उसको बताओ कि नहीं नहीं इससे बढ़िया तो इस तरह हम याद कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मत स्वीकार करें, टकराएं भी नहीं, अपना अपना मान के आगे बढ़ जाएं। हमको बताएं कि नहीं नहीं हमारे पास इससे ज़्यादा अच्छे तरीके थे, तो हम आपको अगली बार को किसी टास्क का हेड बना देते हैं। सर ऐसा कर सकते हैं कि अगर हमें उनकी ट्रिक ना समझ में आए तो मैं अपनी ट्रिक शेयर कर सकती हूँ। अरे उस समय तुरंत बोली भाई कि इससे अच्छा तो हम इस तरह याद कर लें, बशर्ते तुमने घर में काम किया हो, जी तुमने उतने टॉपिक पढ़े हों, पढ़ते समय तुमने दिमाग लगाया हो कि इसको किस तरह से अच्छा याद कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि हाँ भावना के पास या जीनल के पास या अंजलि के पास या अंजनी के पास किसी के पास कोई अलग से कुछ है, हमने अलग से किसी क्लासेस दी हैं। अलग से की ट्रेनिंग जरूर मिली है इन लोगों को, ये बात सही है। लेकिन अगर आप अपना दिमाग लगाओगे ना थोड़ा सा, तो आप बहुत जल्दी इस रडार में आ जाओगे कि हमें आपको लेना ही पड़ेगा कि नहीं नहीं हम तुमको ये अकाउंटेबिलिटी दे रहे हो, तो इस काम में अपना दिमाग लगाओ, हम ट्रेनिंग देंगे एक बच्चे को देंगे जो भी इस तरह से प्रयास करेगा। किसी को फॉलोअर नहीं बनाना है हमें कि कोई किसी का फॉलोअर बन जाए, वो नहीं करना। इसलिए आप आंख बंद करके किसी एक व्यक्ति का अनुकरण मत करें, अपने तरीके ढूंढें साथ में। रिकॉलिंग सेशन का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि उस क्षण के लिए वो विषय आपके दिमाग से होकर गुजरे और कुछ चीजें आपके दिमाग में चिपक जाएं, बस। आप किसी का अनुकरण ना करें, आप अपने टैलेंट को इस्तेमाल करें। किसी का अनुकरण करोगे ना तो उससे पीछे ही रहोगे। हमको किसी को किसी से पीछे नहीं रखना। जो बच्चे ज़्यादा मेहनत करें, जो हक रखते हैं इस बात का कि हाँ उनको आगे आना है, उनको ज़्यादा ऊपर की रैंक लेनी है, वो लें। तुम में से किसी का कोई भी रैंक हमारे लिए वो बराबर का महत्व रखता है। तुम में से किसी की भी रैंक 1 आ जाए, वो हमारे लिए बराबर की सक्सेस है। वो हमारे लिए बराबर की सक्सेस है। किस व्यक्ति का आ रहा है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए महत्वपूर्ण होगा, हाँ या ना? Yes, yes. हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं कि किसकी रैंक कितनी आ रही है, किसी की भी आ जाए, हमारे लिए वो सब बराबर है। तुम्हारे पेरेंट्स के लिए तुम उनकी अलग अलग संतानें हो सकती हो, हमारे लिए तो तुम सब बराबर की संतानें हो। तो इसलिए आप में से किसी की भी कोई रैंक आए, लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे कि किसी का टैलेंट किसी का पीछा करे, नहीं। आपका टैलेंट महत्वपूर्ण है, आपका टैलेंट किसी का पीछा ना करे। वो योग्य है इस बात के कि सही समय सही ऊर्जा के साथ अगर चीज़ों को तैयार करे तो उसका सिलेक्शन हो। मैंने कई बार ऐसी कहानियां बताई हैं, वास्तविक जीवन जो हमारे माध्यम से निकले हैं, कि जिन बच्चों को लगता नहीं था वो यूपीएससी की तैयारी करेंगे, वो फाइनली सिलेक्टेड है। जिन बच्चों को लगता नहीं था कि हिंदी माध्यम में रिजल्ट भी आता है क्या, फाइनली सिलेक्टेड है। बस उनमें इतना था कि उन्होंने हमारे साथ मेहनत किया। देखो मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं कि मैं तुम्हारा सिलेक्शन करा सकूं। अगर होता तो फिर यूनेस्को वाली बात याद आई। सिंपल ना, बस हम साथ में मेहनत करते हैं, दैट्स इट। क्या मंत्र है? बस इतना कि हम साथ में मेहनत करते हैं, ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करते हैं, बस इतना ही है। हर बार हम खोजते हैं कि क्या चीज़ें और कर सकते हैं। हर बार आप मेहनत करते हो, सही दिशाएं ढूंढते हो, आर्गूमेंट काउंटर आर्गूमेंट करते हो और चीज़ आगे बढ़ते हैं। विश्वास करने का खेल इधर नहीं है, ठीक है? तो सीसैट में हम ऐसा करने वाले हैं। और कोई क्वेश्चन सीसैट पर, या और किसी कोई पॉइंट, कोई कंसर्न किसी चीज़ पर? हाँ हाँ बताइए। तो जैसे कि आप बता रहे हो कि एक ही साथ आप मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन ये तीनों लेके चलोगे, तो सर क्या नोट्स हमें अलग अलग कॉपी में बनाना है? नोट्स कहाँ बनाना है? मैथ रीजनिंग के कुछ फार्मूले लिखाए जाएंगे, कॉम्प्रहेंशन के फार्मूले तो 4 पेज में आ जाएंगे। रीजनिंग के हो सकता है 20-25 पेज, 30 पेज लें। मैथ फार्मूले हो सकता है 40-50 पेज लें, इतने लगेगा, बाकी तो रफ वर्क है सब। मतलब रफ वर्क
तो साथ ही में करेंगे ना, रफ हो या फिर फॉर्मूले वाले। मेरे ख्याल से एक कॉपी में बना लो, इससे ज़्यादा तो जरूरत नहीं। एक कॉपी रख लो अपने फार्मूले वगैरह बनाने के लिए, एक रफ वर्क के लिए जो गंदे कागज सस्ते कागज होते हैं उनको यूज़ कर लो। ओके, लास्ट टाइम किया था ना, ऐसा करते हैं कैसे किया था लास्ट टाइम? ना, या तो बोल में देखा प्रैक्टिस प्रैक्टिस रफ वर्क में करते रहो, तो तुम्हारे पास क्या है ना, रफ को फेंकते रहोगे और जो तुमको फार्मूले और ये सब चीज़ें जो बार बार ध्यान करना है उनको अलग से रख लोगे एक जगह, है ना। Yes, sir. तो ये है कि वो तुम्हारे पास अननेसेसरी बर्डन नहीं बढ़ेगा। बाकी सीसैट में प्रैक्टिस का खेल है, नोट्स वगैरह काम आता नहीं है, चाहे जितना अच्छा लिखा हो खराब लिखा हो, सीसैट में नहीं काम आता। नोट्स पढ़ के फार्मूले पढ़ के क्वेश्चन नहीं सही होते सीसैट के, प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन सही होते हैं, सिंपल प्रैक्टिस वाले को। इसीलिए हमने बोला ना कि हम प्रैक्टिस कराएंगे, इस बार हम प्रैक्टिस कराएंगे, खूब प्रैक्टिस कराएंगे इस बार। डेली टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, 1-2 दिन 3 दिन में सीसैट का आपका ग्रुप बन जाएगा और फिर उसमें वो आना शुरू हो जाएगा, क्वेश्चंस वगैरह आना शुरू हो जाएंगे। कल क्वेश्चन तो कल से ही आना शुरू हो जाएंगे, ग्रुप भी हम कोशिश करेंगे कि कल से बन ही जाए, क्योंकि हम उसमें और ज़्यादा डिले नहीं करना चाहते। और प्रैक्टिस आप ये कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि आप अपने हिसाब से डिस्कस कर लें आपस में कि कौन सा टाइम ठीक रहेगा और हमको बता दें, तो उस टाइम में हम क्वेश्चन शेयर करें, या हम पहले शेयर कर दें और आप सब लोग मिलकर उस टाइम में सॉल्व करो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप टेलीग्राम ग्रुप में सब लोग एक साथ अटेम्प्ट करते हो। आप लोग अटेम्प्ट करते हो ना MCQs? Yes, sir. हाँ, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इफेक्टिव। मैं देखता हूँ कौन कौन अटेम्प्ट कर रहा है, ये मैं देखता हूँ। तो उस आप सब लोग उसको करो, और तो किसी दूसरे का देख के कभी अटेम्प्ट मत करो कि उसने बी डाल दिया तो तुमने भी डाल दिया। अपना दिमाग यूज़ करो। तुम्हारा गलत अच्छा है दूसरे के सही से या दूसरे की नकल से, क्योंकि तुम्हारा गलत तुमको बताएगा कि हाँ तुमको सीखना है। इसलिए वो जो अभाव है ना, वो इंटेलिजेंस का दरवाज़ा है कि हमारा गलत हो गया मतलब हमको नहीं आता, तो वो अभाव इंटेलिजेंस का डोरवे है। ठीक है, तो इसलिए हमको जो है गलत करना है, लेकिन अपने से करना है, नकल वकल नहीं करना। सब लोग याद रखना, सीसैट में भी यही करेंगे, क्योंकि अगर आपने मार दिया और मुझे संदेह हुआ तो मैं तुमसे मंगा लूंगा कि तुमने क्वेश्चन कैसे किया, तुरंत। इसलिए आप ऐसी कोई गलती ना करें, अपने से करें। किसी के BCD लगा देने से कोई बात नहीं होती है, क्योंकि हम क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव ही देंगे, सॉल्व आपको करना है। और बताइए, टाइम वगैरह ठीक है ना? 8 बजे रात के? Yes, sir. 8:30. Yeah. बेस्ट टाइम है। हट से ही रखना सर, फिर बोले ऐसा बट में रखेंगे। नॉर्मली हम आप समझते हैं ना, 7:15 का टाइम, 8:10 8:20 के बीच में। 8:10 8:15 नॉर्मली ऐसा आप मान के चलो, इसी तरह। और कोशिश हम करेंगे वो बिफोर 10 क्लास खत्म हो। सर फिर टेस्ट का ना वो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि हम कोशिश करेंगे बिफोर 10 वो ख़त्म भी हो, 9:40 9:30 9:50 10 कभी इसी तरह से। बाकी कोई चीज़ फंसी है कभी तो ऊपर नीचे हो सकता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। चलो, और कोई कन्फ्यूज़न सीसैट के बारे में है तो पूछ लीजिए। Sir, अरे मुझे पूछो ना, कोई किताब खरीदनी है, बाद में मैं जानता हूँ पूछोगे। हाँ, खरीदनी ना, क्लास 6th क्लास 7th क्लास 8th, अच्छा 6 7 8 की। अगर आपकी अपने आपके भाई बहनों की कोई भी बुक है स्टेट बोर्ड की, चलेगा। अदरवाइज CBSE की अगर आप मतलब बुक ले लेंगे मैथ की, क्लास 6 7 8 की। क्यों? यहाँ हम जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं सिखाएंगे, ये पहले आपको स्पष्ट कर दें कि बेसिक जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे करते हैं ये हम नहीं सिखाएंगे, ये हम डायरेक्ट करेंगे। हाँ, कोई एडवांस लेवल के जोड़ घटाना है जिनमें टेक्निक्स यूज हुई हैं तो वो हम करेंगे। वो आप लोगों ने लास्ट टाइम भी देखा होगा, जिन लोगों ने पहले क्लासेस कभी हमारे लिए हैं। Yes, sir. बस अब की बार एक पिछले सेशन से अब की बार में 2 अंतर हैं। जैसे अब की बार पैसेज हम पिछले सेशन से 10 गुना ज़्यादा कराएंगे। क्यों? क्योंकि हमने ये देखा है कि जिनका मैथ बहुत कमज़ोर होता है ना,
उनको 10 क्वेश्चन पार करना कठिन होता है, तो उनके पैसेज पे डिपेंडेंसी रहेगी, तो पैसेज पे एक्यूरेसी उनको बढ़ाना पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे कि भाई कौन से 15 क्वेश्चन है मैथ के जो तुम्हारे ठीक हो सकते हैं, वो 15 एरिया हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उन पर आपकी महारत होनी चाहिए थोड़ी, आप उन पर अच्छी प्रैक्टिस करो, ये हम कर सकते हैं। पैसेज तो जितना हमने पीछे प्रैक्टिस कराया उससे 10 गुना ज़्यादा कराएंगे। और मैथ में हमने पिछली बार भी अच्छे प्रैक्टिस कराए थे, इस बार भी अच्छे प्रैक्टिस कराएंगे। हाँ, आप लोगों को जो पिछली बार दिक्कत आ रही कि कहाँ से प्रैक्टिस करें, जैसे RS अग्रवाल की बुक मेन सोर्स होता है जहाँ से हम क्वेश्चन वगैरह लेते हैं, तो हम RS अग्रवाल की बुक बताते हैं कि RS अग्रवाल की मैथ है, वही मेन सोर्स है, उसी में सब कुछ है। UPSC से बियॉन्ड भी है, UPSC से बहुत लो लेवल का भी है, तो हमको उसी से सिलेक्टिवली करना है, सब कुछ नहीं करना अगर बुक खरीदनी है तो। अदरवाइज नो नीड टू बाई, कुछ भी मत खरीदो, बस प्रैक्टिस करो, कुछ भी नहीं खरीदना। हम आपकी बार हम प्रैक्टिस के क्वेश्चन देंगे, ठीक है ना? हाँ सर। प्रैक्टिस के क्वेश्चन हम डेली देंगे, 8, 10, 15 जितने भी हो सकते हैं इतना डेली देंगे। पैसेज भी देंगे, जब जिस दिन पैसेज हुआ उस दिन 8-10 पैसेज होगा। आपको PYQ अपने से करने हैं पैसेज में, मैथ में PYQ हम इधर कराएंगे, रीजनिंग में PYQ हम इधर कराएंगे, पैसेज में भी PYQ हम इधर कराएंगे, लेकिन कितने? ज़्यादा से ज़्यादा 50-60। लेकिन अगर हम पिछले 15 सालों के पैसेज उठा लें तो कम से कम 300-400 आए होंगे ना। करना सारे हैं A to Z PYQ, तो पैसेज में आपको अपने से PYQ करने पड़ेंगे, वो मैं बताऊंगा कौन कौन से लेवल के कहाँ कहाँ से करने हैं। कुछ PYQ मैं भी शेयर करूंगा और कुछ आपको अपने से करने पड़ेंगे। जिसके पास PYQ की कोई बुक है उसके लिए ठीक है, अदरवाइज जिसके पास नहीं है तो उसके लिए हम शेयर कर देंगे PDF UPSC के पेपर्स का, तो उससे कर लेगा। बाकी हम पर्याप्त प्रैक्टिस करने का प्लान करके आए हैं, आपकी बार प्रैक्टिस ही कराना है आपके साथ, ठीक है? क्योंकि मैथ के मेथड याद करने से मैथ सॉल्व नहीं होते, ये सत्य है। देखो, उसकी मेथड के बाद जितनी प्रैक्टिस उसकी हो पाएगी उतने ही क्वेश्चन आप ज़्यादा सॉल्व कर पाओगे, तो प्रैक्टिस ही करना है ढंग से आपकी बार, ठीक है? और कोई पॉइंट है जिसमें हमें आपके क्वेश्चन या आपकी कोई क्वेरी सुनना है, बताइए। सर मेरा CSET से रिलेटेड नहीं है, रिकॉलिंग सेशन से रिलेटेड। बताइए। जैसे सर मैं जब रिकॉलिंग सेशन करती हूँ सर, मुझे ये परमिशन चाहिए कि क्या सर मेरा कैमरा ऑन हो सकता है? हाँ, आप कैमरा ऑन करके करिए, थोड़ा सा सिस्टम बना लीजिए, सिस्टम इन द सेंस कि जैसे ट्राईपॉड वगैरह अच्छे से रख के चीज़ें आप करिए। अब हम इसकी रिकॉर्डिंग करने वाले हैं। ये सर जैसे सर मैं वीडियोस बनाती हूँ, मुझे उसी टाइप से बस अपनी कॉपी दिखानी है सर, ताकि उससे इन्हें अगर 50% अभी समझ आता है तो सर मुझे लगता है 70% नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, विजुअल का बहुत महत्व है। सुनना आपके इंटेलिजेंस ग्रोथ का एक एस्पेक्ट है, उसको देखना ये दूसरा एस्पेक्ट है। ये मेमोरी को 3 गुना बढ़ा देता है। केवल देखने से सुनना, अगर आप केवल देख रहे हैं जस्ट लाइक रीडिंग, और साथ में सुन रहे हैं जस्ट लाइक टीचर लिख रहा है और बोल रहा है, तो केवल देखने से साथ में सुना जाए तो 3 गुना ज़्यादा तेजी याद होता है, तेजी से समझा जाता है। उसी तरह केवल सुना जाए और साथ में देखा जाए तो भी वो 3 गुना ज़्यादा इफेक्टिव होता है, 2 गुना नहीं, 3 गुना। तो आप लोग कैमरे के लिए बिल्कुल आप जिस भी तरह से कंफर्टेबल हैं, आप ऐसे जैसे हम बैठे हैं इस तरह से बताना चाहते हैं ऐसे, ओके, हेलो, ओके, हमें इससे कोई समस्या नहीं। आप उसको अपना कॉपी दिखा के और उस तरह से समझाना चाहते हैं, ओके, इसमें भी कोई समस्या नहीं, इट इज़ कम्प्लीटली फाइन। आप लोग इन सारी चीज़ों के लिए तैयार हो, हम इनकी रिकॉर्डिंग करने वाले हैं। तो और बताइए इसके अलावा। सर मेरी तो कोई query नहीं। प्रिया, हाँ, सोशियोलॉजी एंड रिकॉर्डिंग। नहीं अभी सोशियोलॉजी कोई बात नहीं होगी इस समय, वो अभी हमारे तुम्हारे बीच की बात है। मैंने सोशियोलॉजी का तो नाम ही नहीं लिया। फिर मैंने गलत सुन लिया, बताइए। तो मैंने सोशियोलॉजी नहीं कहा, मैंने कहा रिकॉर्डिंग सेशन के बियॉन्ड बात करी। अच्छा बताइए, अब आपने पकड़ लिया तो कैसे बोलूं? बताइए। कुछ पूछना था उससे। नहीं हमने नहीं पकड़ लिया, बताइए। आपने
मैंने पूछना था ना कि दूसरों के कार्यों के उन्मुख मतलब क्या होता है? दूसरों के कार्यों के उन्मुख, ये तो सोशलॉजी का कॉन्सेप्ट है, तो इसको यहाँ क्यों पहुँच रहे हैं? नहीं 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 नहीं, वो यहाँ हम उसकी यहाँ क्यों बात करेंगे? हाँ, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में वो होता है, तो वो हम अलग से फ़ोन पे बात कर सकते हैं, उसमें हम सबका टाइम नहीं लेंगे। और कोई डाउट किसी का? चलो, तो हाँ, जैसे कि मैसेज करेंगे तो उसका सिर्फ पीडीएफ पहले मिल सकता है, जैसे कि उसमें ना पहले नहीं forward मिलेगा। के पहले नहीं मिलेगा। पहले इसलिए नहीं मिलेगा कि अगर सुनो मेरी बात, अगर मान लो हमको जो पैसेज यहाँ कराना है, वो पैसेज हम तुमको 2 मिनट पहले दे दें, तो तुम उसको पढ़ के आओगे। ये चीज़ याद करने वाले सब्जेक्ट में चल सकता है, प्रैक्टिस वाले में नहीं चल सकता। प्रैक्टिस वाले में हमको उतने ही टाइम में आपसे वो चाहिए। हेलो, आपको बात समझ में आई? यस सर। जो विषय याद करना है उसमें आपको पहले मिल जाए, समझ में आता है कि भाई हम याद कर लेंगे। जिस चीज़ में हमें प्रैक्टिस मिल करनी है, मान लो हमने मैथ का क्वेश्चन दिया, पैसेज का क्वेश्चन दिया, रीजनिंग का, अगर हमने यहाँ पे 1 मिनट निर्धारित किया तो तुमको वो 1 मिनट में करना पड़ेगा। ये सुनो, जैसे आने वाले टाइम में तुम्हें नज में ऐसे क्वेश्चन पेपर मिलेंगे जिनको तुम 1 घंटे में पढ़ भी नहीं सकते इस स्पीड से, जो अभी स्पीड है। अरे पिछला ही पेपर, अगर सर मैं क्लास तो आ गई, पिछला ही पेपर आप में से मुझे पता है। मेरे आके तो आगे अंधेरा ही आ गया, इतने तो बड़े क्वेश्चन रीडिंग स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो घड़ी तुमसे तेज चलने लगेगी। रीडिंग स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। वो चीज़ आपको जीएस में, जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2023 का पेपर है, बहुत सारे अभ्यर्थी जिनका प्री निकला है उन्होंने भी पूरा पेपर नहीं पढ़ा जीएस का, जिनका प्री निकला है। इसीलिए तो 75 नंबर कट ऑफ है, 200 में 75 नंबर। इसीलिए तो जब भी हम लेवल 4 या लेवल 5 का पेपर आपको देंगे, तब आपको थोड़ी दिक्कत ऐसे आएगी। लेकिन आपको क्या करना है, हम लिख के देते हैं ना लेवल 4, आपको अलर्ट हो जाना है कि तेज पढ़ना है, स्पीड रीडिंग करनी है क्वेश्चन में। ठीक है, यही काम सीसेट में भी आपको करना है। और सीसेट में तो बाय डिफॉल्ट उसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। इतने बड़े बड़े 30-35 पैराग्राफ होते हैं कि उन्हीं को पढ़ने में 2 घंटे लग जाए, अगर समझ के पढ़ा जाए तो। यस, इसलिए बोल रही थी, ऐसे पीडीएफ रहता है ना सर, तो उस पे अंडरलाइन करते रहते हैं कि हाँ ये मतलब लाइन नहीं, वो है, वो पहले नहीं हो सकता, फिर आदत वैसे ही बन जाएगा फिर। वो पहले नहीं हो सकता, वो राइट टाइम हो सकता है कि हम राइट टाइम आपको भेज दें, ये हो सकता है कि हमने इधर प्ले किया और आपको भेज दिया, ये हो सकता है। अंडरलाइन करने से कई बार चीज़ें थोड़ी ईजी हो जाती हैं। लेकिन आप परेशान ना हो, तुम्हारे पास इतने पीवाईक्यू हैं यूपीएससी के, आप करो ना अंडरलाइन उनको। अगर पुरानी किताब हो तो उसको फेंक देना, सीसेट में पुरानी किताबें नहीं रखनी चाहिए जिसमें पहले से पेन टिक किया हो, ये सब नहीं, मत करना, नहीं लो। जो नीट एंड क्लीन हो, सीसेट के क्वेश्चन कभी भी पहले से टिक हो, पेन लगाओ कुछ, उसको मत छूना, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। फ्रेश मटेरियल लो। यही बात पीवाईक्यू में हम कहते हैं, पीवाईक्यू में पुराने टिक क्वेश्चन कभी नहीं ट्राई करनी चाहिए। अगर आपकी पीवाईक्यू में पेन लगे हुए हैं तो वो पीवाईक्यू की किताब फेंक दो, दूसरी ले आओ। नीट एंड क्लीन होना चाहिए एग्जाम के पहले, आपको पीवाईक्यू फ्रेश, नीट एंड क्लीन, ताकि तुम्हारा दिमाग ना ब्लैंक पेपर में काम करे। बहुत छोटी सी चीज़ के लिए बहुत बड़ी चीज़ खो देने जैसा, अगर आप पुरानी पीवाईक्यू की किताबें या पेपर सॉल्व करते हो तो। हमने हमेशा, मैं आपको अपने नियम बता दूं, तैयारी के दौरान हमने हमेशा फोटोकॉपी रखी है यूपीएससी के पुराने पेपर की, और वो भी बिना पेन लगा हुआ। हर साल यही जनवरी फरवरी आता है तो 10-12 साल का फोटोकॉपी निकलाते थे। सीसेट में 4-5 साल का, 6 साल का, जीएस में कम से कम 12-14 साल का। और एकदम पुराना मटेरियल कभी नहीं टच करते कि पेन लगा है नहीं। सिर्फ रीडिंग करने वाले मटेरियल को नया नहीं खरीदना चाहिए, उसको पुराना पढ़ो जिसमें तुम्हारा पेन लगा हो। लेकिन प्रैक्टिस करने वाली चीज़ों में पुरानी चीज़ें हाथ नहीं लगानी चाहिए, नई चीज़ें हाथ लगाओ।
और बताइए, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन किसी का? सर मुझे कुछ और पूछना है पहले। हम्म। जैसे अभी आप इकोनॉमी की क्लास भी तो चलाओगे ना? इकोनॉमी में उसका कैसे क्या? बजट और सर्वे की कुछ क्लासेस चलेंगी, तो उसको कब करोगे मतलब? वो हमको डिसाइड करना है ना। हाँ मतलब सर यही था कि आपने जैसे मैसेज डाला था कि मोस्ट लाइकली मंडे से शुरू कर देंगे, हाँ, वो हमको करना है, इसीलिए। वो हमको करना है। थोड़ा सा तुम्हारा अगर एनवायरनमेंट की क्लासेस तुम्हारी लंबी होंगी तो नहीं हो सकता। जब तुम्हारी एनवायरनमेंट की क्लासेस रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो उसमें हमको स्कोप मिल जाएगा। इस चीज़ के लिए हम कभी मैडम को थोड़ी ना बोलेंगे कि आप अपनी क्लासेस छोटे कर दो। हम तो चाहते हैं वो एक हफ्ते में 15 दिन में तुम्हारा कोर्स खत्म कर दें, अगर हो सके तो, वो भी स्पीड में नहीं, जेन्युइन तरीके से, जैसे अभी चल रहा है। अभी जो चल रहा है वो नेचुरल तरीका है एकदम। आज तो उन्होंने 1 घंटे मतलब 3 घंटे में 1 यूनिट कंप्लीट कर दी। नहीं, टाइम लिया ना। 3 घंटे ना सर, 3 साढ़े 3 हाँ, तो घंटे। टाइम लिया, ये ठीक है। तो वो चीज़ ठीक है। हाँ, जल्दी करें, बताइए कोई और क्वेश्चन? तो ठीक है, कल से हम लोग फिर 8 बजे से सीसैट में पहला चैप्टर शुरू करते हैं, नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे। ठीक है, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम से कितने क्वेश्चन हर साल आते हैं? 18 से 20। अगर पिछले 3-4 सालों को देखोगे तो 20 के आसपास है, 17, 18, 19 ऐसे 20 के आसपास। अगर लास्ट 5-6 ईयर्स का देखोगे 2017-18 के बाद से, तो भी 20% तो हैं ही, भले क्वेश्चन 16-17 हों। नंबर सिस्टम से गेम चेंजर है ना, यही शुरू करेंगे। यस सर। इस एक टॉपिक में देखते हैं, अगर आप लोग कमांड बना लिए नंबर सिस्टम में तो नैया पार। जिसका नंबर सिस्टम मजबूत है उसका सीसेट नहीं रुकेगा, मैं गारंटी करता हूँ। तो यही शुरू करेंगे नंबर सिस्टम से, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बार बार बताया कि मैं आपको बेसिक जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं पढ़ाने वाला, क्लियर है ना? वो तुम अपने दिमाग से निकाल दो। हम पहले दिन शुरू करेंगे, पहले दिन यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन आ जाएगा डे 1 में। तो इसलिए फंडामेंटल्स होंगे, बेसिक से शुरुआत करेंगे, छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट में हम अपनी दिशा में ही रहेंगे। अगर आप ये समझते हो कि मैं तुमको वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा तो ये अपने दिमाग से निकाल दो, मत लो एडमिशन। हम इधर वर्गमूल निकालेंगे, हम इधर घनमूल निकालेंगे, लेकिन उस चीज की क्लास अलग से नहीं होगी, वो किसी टॉपिक के बीच में आएगा और वो बीच में ही चलेगा। गुणा भाग करना नहीं बताएंगे, बड़ी संख्याओं को गुणा भाग करना बता सकते हैं कि हाँ, बड़ी संख्याओं का कैसे गुणा भाग करें, बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का, वो सब बात करेंगे, उसके तरीके बात करेंगे। इसीलिए हमने बोला है, पहले से बार बार बोला है कि 6, 7, 8 की मैथ की किताबें ले आओ, या अपने भाई बहनों दोस्तों पड़ोसियों किसी के बच्चों के ले आओ, उससे क्वेश्चन सॉल्व करो। खासतौर से यूपीएससी के जो कॉमन एरियाज होते हैं, जैसे प्रतिशतता, वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना, करड़ी सिस्टम, संख्या पद्धति, दशमलव प्रणाली, ये वाली चीज़ें करो। आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगानी, क्योंकि वो अंक गणित नहीं है, हमें अंक गणित पर फोकस करना है। आपको बीज गणित, रेखा गणित नहीं लगानी। अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री का इधर बहुत कम स्कोप है, एक आध क्वेश्चन कभी कभार। अंक गणित पर फोकस करना है, इसीलिए हमने 6, 7, 8 की मैथ बोली, वहां अंक गणित होता है ना। यस। चलो, तो ठीक है, मेरे ख्याल से हमारा कम्युनिकेशन यहाँ पे पूरा होता हुआ प्रतीत हो रहा है। अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कोई समस्या है, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हो अभी, हाँ अभी, और या कल, हाँ कल भी कर सकते हो, मैसेज डाल के तो कभी भी कर सकते हो। एंड रिकॉर्डिंग सेशन को आप लोग इफेक्टिव बनाइए। रिकॉर्डिंग सेशन पे हम जल्दी से अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग साथ मीटिंग करना चाहते हैं। 1-2 दिन में हम इस पर टाइम प्लान करके कॉल करने वाले हैं। तो आप लोग रिकॉर्डिंग सेशन को अब लेवल जो है ना सही करो। 1 हफ्ते हो गया ना? यस सर। हमारे सारे अभ्यर्थियों के एक सेशन कम से कम सबके हो गए ना, या किसी का बाकी है? गीता का भी हो गया, ज्योति मंडल का भी हो गया है, अंजलि का हो गया, अंजनी का हो गया, जिनल का हो गया है, भावना का हो गया है, एंड मुस्कान का हो ही गया है। यस यस यस, तो सबके सेशन हो गए।
एंड अभी जो है आप लोग इम्प्रूवमेंट करिए लेवल पर, आप लोग अपने होमवर्क करिए, सब लोग करेंगे, और जो आपके लीडर्स हैं वो तो ज़रूर करेंगे चीज़ों को, और इम्प्रूव करो। इतनी बढ़िया मेमोरी बना के जाओ ना एग्ज़ाम हॉल में, आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी हम इस पे बीच में कोई इन बिटवीन कोई ट्रेनिंग करना चाहेंगे तो वो हम आपको नोटिफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले एक मीटिंग करेंगे, थोड़ा रिव्यू हम लेना चाहते हैं आप लोगों का एक बार, फिर उसके बाद एक ट्रेनिंग सेशन हम और कर सकते हैं इसी हफ्ते। आज कौन सा दिन है? मंडे है सर। तो इसी संडे के बीच में हम ये काम कर लेंगे, ठीक है? और हाँ, ये मैसेज सबको क्लियर है ना? यस सर। चलो तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल CSAT के लिए रात 8 बजे। थैंक यू, गुड नाइट। सर एक मिनट सुनिए, मेरी बात में बोलना चाहती प्लीज़ सुनाइए सुनाइए। सर। आप मतलब नोटिफिकेशन के बारे में कुछ बोलिए, अभी हाँ। आया नहीं है, बट आप कुछ जानते हो तो बस यूपीएससी का मतलब टाइम तो नहीं, नोटिफिकेशन अभी जब आएगा तो देखो, यूपीएससी का नोटिफिकेशन डिले हुआ था 26 जनवरी में प्रिपरेशन को लेकर, तो 26 जनवरी तो हो गई है। तो अभी यूपीएससी, चूंकि ये कॉर्डर पॉलिसी थोड़ी सी चेंज हुई है, आप सबको पता होगा कि स्टेट्स को ग्रुपिंग की जा रही है अब, तो इस वजह से ये कॉर्डर पॉलिसी की वजह से थोड़ा सा डिले है। 5 तारीख के पहले पहले मुझे पूरी अपेक्षा नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए, लेकिन कोई ऑफिशियल सोर्सेस नहीं है, ये अपनी कैलकुलेशन है केवल। और अगर इससे ज़्यादा लेट होता है तो याद रखना, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखो, यूपीएससी 10-12 दिन का विंडो देगी अगर इससे ज़्यादा लेट हुआ तो, बहुत ज़्यादा विंडो नहीं देगी फॉर्म भरने के लिए। नॉर्मली 18 से 20 दिन का विंडो होता है, अगर इससे ज़्यादा लेट हुआ तो 10 से 12 दिन का ही विंडो देगी, इससे ज़्यादा नहीं देगी। और अगर उससे ज़्यादा दिया तो ये एक बात याद रखना, तुम अपनी तैयारी आक्रामक रखो, क्योंकि इन चीज़ों का प्रभाव तैयारी पे नहीं पड़ना चाहिए। हम लोग 24 मई के हिसाब से पूरी तैयारी करके चल रहे हैं, ठीक है? तो फॉर्म भरने से संबंधित हमारे पास, देखो एक बात, हमारे पास नहीं, यूपीएससी की सूचनाएं पब्लिक में अगर बाहर किसी के पास आ जाएं तो ये उनकी सिक्रेसी का हनन है। इसलिए अगर कोई दावा कर रहा है तो ये मत मानिए कि किसी का कोई दावा है, प्रोफेशनल की तरह सोचिए। यूपीएससी की कोई भी सूचना पब्लिक में बाहर कहीं नहीं आती। स्टेट बोर्ड्स की बात अलग है, यूपीएससी के बारे में स्पेकुलेशन होते हैं बस, उन्हीं में से किसी के स्पेकुलेशन सही हो जाए तो कोई अपने आप को दावेदार मानने लगे, ऐसा ठीक नहीं। हमें ऐसा लगता है कि 5 तारीख के पहले पहले नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। आज कौन सी तारीख है? 2 2-3 दिन में मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए, देखने में, ठीक है? चलो, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हमारे कोई मित्र हैं जो बात करना चाह रहे हैं, बताइए कौन है भाई? समीक्षा है सर, नेटवर्क इशू है। समीक्षा, हाँ हैं, बताइए बेटा। समीक्षा एंड राहुल, आप लोग अपनी बात पूरी कर सकते हैं। सर मैं कॉल करूँ कि आपको हाँ क्लास के बाद? हाँ, क्लास की बात करिए ना। समीक्षा, आपको भी कॉल करना है? समीक्षा, हम सुन रहे हैं, आप अपनी बात जिस भी तरह से बताना चाहते हैं बताइए। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें फ़ोन करना हो पहले फ़ोन कर लेना, या जो भी जिस भी तरह से कम्युनिकेट करना है कल कर लेंगे, आपकी चॉइस। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। नाइट सर। थैंक यू।